हम लोग शुरू करते हैं साथियों। आज जिस किताब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये जुझारू भौतिकवाद, मटीरियलिस्मस मिलिटेंस, मिलिटेंट मटीरियलिज्म। ये किताब बेसिकली प्लेखानोव के द्वारा लिखी हुई 3 चिट्ठियों का कलेक्शन, जो उन्होंने बोगदानोव के जवाब में लिखा था। बोगदानोव एक चिट्ठी लिखते हैं, खुली चिट्ठी लिखते हैं, और एक तरह से ये चुनौती देते हुए कि कई प्रश्न वो उठाते हैं उसमें, और उनका मूल निशाना उसमें यही रहता है कि प्लेखानोव एक भौतिकवादी नहीं है, एक मटीरियलिस्ट नहीं है। मार्क्स और एंगल्स की तरह वो मटीरियलिस्ट नहीं है। इस पूरे इन 3 चिट्ठियों को हम लोग पढ़ने का रखेंगे। कोशिश हम लोग यही करेंगे कि पहली चिट्ठी को हम लोग आज कंप्लीट कर लें। 3 लेटर्स हैं, उस पहली चिट्ठी को हम लोग आज कोशिश करेंगे पूरी पढ़ लें, और दूसरा लेटर ज़्यादा बड़ा है, उसको हम लोग 2 हिस्से में तोड़कर पढ़ने का रखेंगे, और आखिरी लेटर को भी हम लोग कोशिश करेंगे एक ही बार में हम लोग पढ़ने का रखें। ये जो टेक्स्ट है ये इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है। प्लेखानोव का जो फिलोसफिकल वर्क्स हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में से एक है, जो कि एंटी मार्क्सिज्म की जो धारा बहनी शुरू होती है रूस में, खास तौर पर पहली क्रांति की असफलता के बाद 1905-1907 की क्रांति हार जाती है रशिया में। आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है। क्या बाकी साथियों के पास भी आवाज़ धीमे जा रही है? नहीं, ठीक है आवाज तो। ठीक। तो मतलब ये लेटर जो हम लोग बात कर रहे थे इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस वक्त में, हाँ बिल्कुल शुरुआती बातचीत है गर्वित, मतलब मैं यही बात कह रहा था कि ये लेटर्स जब लिखे गए, ये एक ऐसे दौर में लिखे गए, 1905-1907 का रेवोल्यूशन पराजित होता है। डिफीट के बाद, रेवोल्यूशन, फेल्ड रेवोल्यूशन के बाद एक ज़ारशाही का, ज़ारडम का एक रिएक्शन का दौर शुरू होता है, जिसमें चुन चुनकर रेवोल्यूशनरीज का परसिक्यूशन हो रहा था, साइबेरिया भेजा जा रहा था, कई लोगों को मारा जा रहा था। इस दौर में, उस रिएक्शन के दौर में, क्रांति की हार की वजह से, रेवोल्यूशन के हारने के बाद बहुत सारे लोग जो पहले मार्क्सिस्ट थे वो मार्क्सिज्म को छोड़ने लगते हैं और मार्क्सिज्म पर अटैक करने लगते हैं। कई लोग ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं, और ये सब जिस वक्त में हो रहा था उस वक्त में अगर हम थोड़ा सा उसके दौर के बारे में बात करें कि ये एक तरह से कांट की वापसी हो रही थी, नवकांटवाद की वापसी हो रही थी। इस तरह से पूरी बातचीत जारी थी कि हर जगह पर मार्क्सिज्म को के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और ये शुरू खासतौर पर रशिया में इस वजह से होता है। लेकिन इससे पहले से एक कहें कि यूरोप में इस तरह की धाराएं मौजूद थी जो कि मार्क्सिज्म पर अटैक कर रही थी। इस समय खासतौर पर न्यू कांटियनिज्म का एक दौर हावी था, जो एक पूरा अटैक कर रहा था मार्क्सिज्म पर, बेसिकली मटीरियलिस्ट पोजीशन पर अटैक कर रहा था, मटीरियलिज्म को रिजेक्ट कर रहा था। उस दौर में ये जवाब देते हैं प्लेखानोव। ये इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है कि ये वो दौर है जिस दौर में कहें कि नेचुरल साइंस में कई नई खोजें हुई थी। रेडियो एक्टिविटी पर काम हुआ था, दूसरी तरफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आइंस्टीन अपना पहला पेपर लिख चुके थे, और एक तरह से जो मॉडर्न साइंस ने कई नई डिस्कवरीज की थी, उन नई डिस्कवरीज के आधार पर ये क्लेम किया जा रहा था कि मैटर डिसअपियर कर गया है,
और जो नेचुरल साइंस की नई डिस्कवरीज हैं उसका सहारा लेकर अर्नस्ट मार्क, जो खुद एक फिजिसिस्ट थे, इनर्शियल मास का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसे आइंस्टीन यूज करते हैं, वो एक पूरा अटैक करते हैं। और वो पूरा अटैक उनका डायरेक्टेड होता है मार्क्सिज्म पर, मटीरियलिस्ट पोजीशन पर डायरेक्टेड होता है। इसके साथ ही कई लोग ऐसे बिल्कुल उसी क्लेम पर लेनिन ने रिप्लाई किया था, उस पर मैं बातचीत अभी करूंगा। इसका आंसर लेनिन करते हैं। तो हम लोग ये टेक्स्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं साथ में, मतलब ये एक सीरीज में एक तरह से हम लोग 2 आर्टिकल्स, 2 किताबें हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला जवाब है मटीरियलिस्ट पोजीशन से, मार्क्सिस्ट पोजीशन से, जो कि मार्क्सिज्म को आंसर करता है और रशियन मार्क्सिज्म को, या रशियन मार्क्सवाद के जितने भी ट्रेंड्स थे, अवेयरनेस के जितने भी ट्रेंड्स थे, इस तरह के लोगों के जो बेसिकली न्यू कांटियनिज्म को एक नए सिरे से जिन्होंने उठाना शुरू किया था, और ख़ास तौर पर साइंटिफिक, जो नई साइंटिफिक डिस्कवरीज थी उनका सहारा लेकर ये बात करनी शुरू की थी। और रशियन फिलोसफिकल सर्कल्स में भी बोगदानोव से लेकर बेज़रोव से लेकर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्क्स के दर्शन को, मार्क्स की बात को रखना शुरू करते हैं और मटीरियलिस्ट पोजीशन पर अटैक करते हैं। ये वो आंसर है जो बोगदानोव से लगातार, बोगदानोव के 3 जो किताबें आती हैं इम्पीरियो मोनिज्म के नाम से, उस इम्पीरियो मोनिज्म के नाम पर वो पहली 2 किताबों में सीधे मार्क्सिज्म पर अटैक कर रहे थे, मार्क्स एंगल्स पर अटैक कर रहे थे। तीसरी किताब में वो अपने आप को मार्क्सिस्ट क्लेम करते हुए बोगदानोव पर, प्लेखानोव पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि मैं तो मार्क्सिस्ट हूँ लेकिन प्लेखानोव गड़बड़ है। और वो बेसिकली वो अटैक मटीरियलिज्म पर ही कर रहे थे, लेकिन खुद को मार्क्सिस्ट बताना शुरू कर देता है बोगदानोव। पहले भी वो ये बात, पहले वो एंगल्स के ऊपर सीधे अटैक कर रहा था। बोगदानोव एक जो रेवोल्यूशनरी इसमें शामिल थे, इस पूरे मूवमेंट में शामिल थे, इसमें इनके साथी थे, लेकिन इस समय तक आते आते वो एक पोजीशन लेना शुरू करते हैं जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि क्रांतिकारी धारा से अलग हटते हैं। और क्रांतिकारी धारा से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें से कई अलग हो जाते हैं, जो समर्थक थे, जो वैसे अभी तक मार्क्सिस्ट पोजीशन से लोग लिख रहे थे, उस मार्क्सिस्ट पोजीशन से अलग हट जाते हैं। बाद तक बोगदानोव वैसे रशियन, जब रेवोल्यूशन होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद भी वो कई चीज़ें करते हैं, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई चीज़ों के ऊपर लिख रहे थे, जैसे जो पूरा कि कैसे साइबरनेटिक्स कैसे काम करता है उसके ऊपर लिखते हैं। खासतौर पर नेचुरल साइंस को नई तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। उन्होंने एक साइंस फिक्शन लिखा था जो काफ़ी पॉपुलर साइंस फिक्शन भी था बोगदानोव का। लेकिन जो उनकी पोजीशन थी, वो उनकी पोजीशन बेसिकली कहें कि वो पोजीशन फिलोसफिकल पोजीशन, उनका एंटी मार्क्सिस्ट पोजीशन थी। और ये एंटी मार्क्सिज्म की एक जो लहर उठ रही थी, खासतौर पर रशिया में और ज़्यादा तेज़ी से कंसोलिडेट हो जाती है। और कई लोग ऐसे बोगदानोव से लेकर लूनाचार्स्की तक, जो कि जो खुद को असल में क्रांति का मित्र बताते थे, खुद को रिवोल्यूशनरी बताते थे, लेकिन वो रिवोल्यूशनरी होने के बाद भी वो दूसरी तरफ खड़े थे। वो उनकी पोजीशन जो थी, फिलोसफिकल पोजीशन थी, वो एंटी मार्क्सिस्ट पोजीशन थी। इसका जवाब दिया जाता है। लूनाचार्स्की जैसे गॉड बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, इवन खुद गोरकी गॉड बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। ये वो दौर था जो फर्स्ट रेवोल्यूशन के फेलियर के बाद का दौर था, जिसमें कई लोग एक रिएक्शन के दौर में पूरा मार्क्सिज्म के ऊपर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर है जो बोगदानोव को और इनके इस तरह के जितने भी नियो कांटियन दार्शनिक थे उसका जवाब देते हुए प्लेखानोव लिखते हैं, मार्क्स का जवाब देते हुए प्लेखानोव लिखते हैं। लेकिन प्लेखानोव के आंसर में उन्होंने बेसिकली मटीरियलिस्ट पोजीशन का डिफेंस किया है, लेकिन उस डिफेंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी। उस डिफेंस में कई प्रॉब्लम्स रह गई थी। मसलन उनके जैसे वो एक तरह से हीरोग्राफिक इंटरप्रिटेशन देते हैं मटीरियलिस्ट पोजीशन का, कि कैसे चीज़ें हम लोगों को, इजिप्शियन लेटर्स जो होते थे, हीरोग्राफिक्स उस तरह से दिखाई देती है चेतना में। वो एक पोजीशन थी जिस पोजीशन को बाद में लेनिन दुरुस्त करते हैं। वो
बोगदानोव का मार्क का क्रिटिक करते हुए प्लेखानोव नेचुरल साइंस में जितना जितना सहारा लेकर वो बात करते हैं उसको डील नहीं करते हैं प्लेखानोव। लेनिन ये काम करते हैं, लेनिन नेचुरल साइंस के जितने नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को अकाउंट करते हुए उनमें कितने बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए और वो कैसे उससे मटीरियलिज्म पर कोई असर नहीं पड़ता है, इस बात को लेनिन समझाने का काम करते हैं। वो वो अपनी किताब में, उसको हम लोग उस टेक्स्ट को हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन ये पहला वो टेक्स्ट है जो मटीरियलिस्ट पोजीशन से एक जवाब है। और मटीरियलिस्ट पोजीशन से इसमें कई चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसकी अपनी कमजोरियों के बावजूद भी कि इंपीरियो क्रिटिसिज्म के कई एस्पेक्ट्स को प्लेखानोव एक्यूरेटली काउंटर नहीं कर पाते हैं। कई जगह पर स्पेस टाइम को डिफाइन करते हुए वो मटीरियलिस्ट पोजीशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं और वो खुद एक तरह से एक गलत पोजीशन पे खड़े होते हैं। वो हम लोग दूसरे लेटर में जब बातचीत आएगी तो हम उस पर बातचीत भी करेंगे कि प्लेखानोव वहाँ पर एक गलत पोजीशन लेते हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करते हुए चलेंगे। लेकिन इन सारी मिस्टेक्स के बावजूद ये मार्क्सिस्ट कैंप से जो हमले हो रहे थे रिएक्शन के बाद, उसका एक जवाब था। और ये जवाब इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में जितने भी जो नोवेलिटी का क्लेम करते हुए जितने भी तमाम नए पोस्ट मार्क्सिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म से लेकर जितनी नई थ्योरीज आई हैं, उन सारी थ्योरीज का फिलोसफिकल बेसिस यही नियो कांटियनिज्म है और उससे ज़्यादा नहीं है। वही पुरानी शराब को नए नए ग्लासों में पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस टेक्स्ट को हम लोग समझ लें, इस टेक्स्ट का बेसिस हम लोग समझ लें और खास तौर पर इंपीरियो क्रिटिसिज्म का बेसिस समझ लें, तो हम लोग इसको और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। ये जो अटैक होते हुए और फिर पूरा एक तरह से ये एक रिएक्शन में तब्दील होना और फिर पूरे सेकेंड इंटरनेशनल का पतन होना, और सेकेंड इंटरनेशनल किस तरह से पतित होता है उसका पॉलिटिकल जवाब लेनिन देते हैं, इन सारी पोजीशंस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे जब हम लोग अगला टेक्स्ट उठाते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इस एक शुरुआती बातचीत के साथ कि ये टेक्स्ट क्यों ज़रूरी है, आज के दौर में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में जितने भी तमाम दर्शन जो पढ़ाए जाते हैं, एक तो दर्शन वो वैसे ही पढ़ाए जाते हैं जो एंगल्स कहते हैं कि वो पॉपर्स ब्रॉथ है, वो इक्लेक्टिक पॉपर्स ब्रॉथ है, वो एक खिचड़ी है, वो एक बहुत ही ख़राब किस्म की खिचड़ी दर्शन हम लोगों को अकादमिक जगत में, अकादमिक वर्ल्ड में पेश किया जाता है, जिसमें कि मार्क्सिज्म से लेकर न्यू कांटियनिज्म, कांट से लेकर हर एक दर्शन के बारे में कोई क्लियर कट आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बन पाती है। और सारी चीज़ जो बनती है उसमें अंत में ज़्यादातर लोग जो लेकर जाते हैं वो इसी पोजीशन तक लेके जाते हैं। एक और हमला बाद में भी हुआ, जैसे इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेंगे तो सबसे ज़्यादा अटैक इसी नाम से होते हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के नाम पर लोग कहते हैं कि साइंस के इन नए एक्सपेरिमेंट्स को समझाने में मार्क्सिज्म असफल रहा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने में मार्क्सिज्म असफल रहा, या जो नए दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर नया बन रहा था उसको समझाने में दुनिया में मार्क्सिज्म असफल रहा। ये इन क्वेश्चंस का आंसर पहले फिलोसफिकली इसी समय पर दिया जा चुका था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब हम बाद में भी देखेंगे उसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये टेक्स्ट एक तरीके से वो बेसिस आपका बना देता है इन सारे टेक्स्ट का। जो आजकल जितने नए अटैक्स हो रहे हैं उन अटैक्स के बेसिस का ही हम लोग ध्वस्त कर देते हैं, उनकी जड़ पर एक तरह से ये अटैक है, मार्क्सिस्ट पोजीशन से ये आंसर है। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं इस टेक्स्ट की। हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये जो 3 चिट्ठियां लिखी थी प्लेखानोव ने, मैं टेक्स्ट पढ़ने की जगह जो हम लोगों ने सोचा था कि मैं सीधे प्रेजेंटेशन इस टेक्स्ट का दूंगा। टेक्स्ट पढ़ा जा सकता है, जो साथी हैं वो टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। किसी भी कोई पोजीशन पर कोई बातचीत में ऐसे भी कुछ साथी हो सकते हैं जिनको शब्दों में कोई अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो, मैं उसको इंग्लिश में और हिंदी में मैं रिपीट कर दूंगा, मैं अपनी बात रख दूंगा। वो अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, बीच में रोक कर पूछ सकते हैं, बीच में अपने माइक को ओपन करके पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन देना हो, किसी साथी को लग रहा हो कि वो बात कोई किसी भी इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग ही कैन ऐड,
कोई भी चीज हो, बीच में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, कोई बात जोड़ी जा सकती है। पहली चिट्ठी से ही हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। प्लेखानोव यहीं से बात शुरू करते हैं पहली चिट्ठी में। पहले तो यही कहते हैं कि ये शामत तूने ही बुलाई थी, यू कॉल्ड फॉर दिस। एक तरह से बोगदानोव को कहते हैं, क्योंकि बोगदानोव ने जो चिट्ठियां लिखी थी, वो एक चिट्ठी एक जर्नल में छपती है, वेस्टनिक जिजनी में, ओपन लेटर टू कॉमरेड प्लेखानोव। उस लेटर में वो प्लेखानोव से अपनी कुछ शिकायतें, अपने कुछ डिससेटिस्फैक्शन बताते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 3 साल से प्लेखानोव बोगदानोव की थ्योरी इम्पीरियो मोनिज्म से क्रेडिट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधे फ्रंटल अटैक करने की जगह ऑन क्रेडिट स्ट्रगल चला रहे हैं और कोई सीरियस आर्गुमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरी बात वो कहते हैं कि और ऐसा लगता है कि प्लेखानोव की ये टैक्टिक्स किसी तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई लोग उनको एक तरह से ये मानने लगे, उनकी बात स्वीकार करने लगे हैं। फिर ये वो कहते हैं कि उनकी ये भी शिकायत है, बोगदानोव की ये भी शिकायत है कि प्लेखानोव बोगदानोव को कॉमरेड बोगदानोव कहने की जगह मिस्टर बोगदानोव कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप लगातार मुझे मिस्टर बोगदानोव क्यों कहते हैं, कॉमरेड क्यों नहीं कहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि एक जब दिएत्जेन की एक किताब का रिव्यू लिखा था प्लेखानोव ने, तो उस किताब के रिव्यू में इस बात की वार्निंग देते हैं कि दिएत्जेन की जो को पढ़ते वक्त लोग थोड़ा सा क्रिटिकली पढ़ें, क्योंकि उसमें एक तरह से बोगदानोव के दर्शन से मिलती जुलती है, उसमें एक रिजेम्बलेंस है बोगदानोव के दर्शन से। इसलिए इस किताब को पढ़ते वक्त थोड़ा सा क्रिटिकली उसको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर ये भी कहते हैं कि प्लेखानोव के जो विचार हैं वो कई मायने में ऐसे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है मुझे कि पूरे रशियन इंटेलिजेंसिया में, खासतौर पर मार्क्सिस्ट जो ग्रुप्स हैं, मार्क्सिस्ट ग्रुपिंग्स हैं, उनमें मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है और ये क्रिमिनल चार्ज आपने लगाया है, और इस वजह से ये कुछ शिकायतें वो दर्ज कराते हैं। इन शिकायतों का जवाब देते हुए प्लेखानोव कहते हैं कि सबसे पहले तो इसी से कि मैं आपको किस नाम से एड्रेस करता हूँ, टाइटल क्या लगा रहा हूँ, मैं कॉमरेड आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मिस्टर क्यों कह रहा हूँ। तो इस पे सबसे पहले प्लेखानोव इसी का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने कहीं पर भी आपको इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की है। मेरा मेरा कोई कहीं पर भी मंतव्य, मेरा कोई भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं आपकी इंसल्ट करूंगा। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि एक आपको ये लगता है क्योंकि मैं एक कम्युनिस्ट हूँ और आप भी एक कम्युनिस्ट हैं, इसलिए मैं आपको कॉमरेड कहूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर और सेंट्रल कमेटी मेरे जज हों, लेकिन मैं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं मानता हूँ। कोई मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कोई मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और इसका कारण सीधे सीधे कि आप मेरे कॉमरेड नहीं हैं। आप मेरे कॉमरेड इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम दोनों लोग दो अलग वर्ल्ड आउटलुक को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक आपका जो वर्ल्ड आउटलुक है वो दूसरा है, मेरा वर्ल्ड आउटलुक मार्क्सिस्ट है। आप मार्क्सिस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉमरेड नहीं कहता हूँ। इसीलिए बहुत सारे रिविजनिस्ट, बहुत सारे ऐसे पेटी प्रोपेगेंडिस्ट हैं इंस्टाग्राम से लेकर बहुत जगह पर, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो मार्क्सिस्ट हैं, लेकिन एक नंबर के बहुत सारे लोग जो एंटी मार्क्सिज्म का जो प्रचार प्रसार इस समय करने में लगे हुए हैं, हम लोग भी उनको कॉमरेड नहीं कहते हैं अपना। और ये बहुत क्लियर कट जो वो बात कहते हैं कि मैं आई कॉल अ स्पेड। और क्योंकि जैसे मैं एक स्पेड को स्पेड कहता हूँ, मैं आपको इम्पीरियो मोनिस्ट कहता हूँ। मैं एक इम्पीरियो मोनिस्ट को इम्पीरियो मोनिस्ट कहता हूँ क्योंकि इम्पीरियो मोनिज्म और मार्क्सिज्म दो अलग वर्ल्ड आउटलुक है। इस वजह से मैं बर्नस्टीन वादियों को भी अपना कॉमरेड नहीं कहता हूँ, जो पहली तरह से एक तरह से जिन्होंने मार्क्सिज्म पर अटैक किया था। मैं मार्क्सवादियों को भी, मार्क्सिस्ट को भी अपना कॉमरेड नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो मार्क्स के क्रिटिक है। और ये मार्क्स के क्रिटिक जो भी लोग हैं, मैं उनको नहीं कहूँगा। जो भी लोग मार्क्सिज्म के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, एंटी मार्क्सिस्ट हैं, क्रिटिक्स ऑफ मार्क्स हैं,
उनको मैं किसी भी तौर पर अपना कॉमरेड नहीं कहता, मैं ऐसा महसूस भी नहीं करता हूँ, मैं इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं महसूस करता। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये भी आपकी एक बड़ी गलती है कि ऐसा कहने की वजह से मैंने आपको मार्क्सवाद के दायरे से एक तरह से बैनिश कर दिया है। मैंने आपको उस दायरे से एक तरह से जो कहते हैं जिला बदर कर दिया, उस जगह से बाहर निकाल दिया है, उस मार्क्सवाद के क्षेत्र से बाहर निकालने का काम कर दिया। वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको मार्क्सवाद के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि आप उस दायरे में थे ही नहीं। कोई बहुत बड़ा जादूगर भी आकर आपको उस दायरे से बाहर नहीं निकाल सकता जिसके दायरे के आप भीतर थे ही नहीं कभी। जिस कन्फाइनमेंट के आप भीतर थे ही नहीं, तो आपको उससे बाहर निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि जब आप मार्क्सिस्ट के कन्फाइंस में थे ही नहीं, तो मैं आपको मार्क्सिज्म के कन्फाइंस से बाहर निकाल ही नहीं सकता हूँ। आप एक कन्विंस्ड मार्क्सिस्ट हैं और आप मटीरियलिस्ट नहीं है, इसलिए आपको मार्क्सिज्म से बाहर निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप क्यों नहीं है वो एक उसमें बताते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। वो ये फिर प्लेखानोव कोट करते हैं बोगदानोव को, जिसमें बोगदानोव ये कह रहा है कि ऐसे भौतिकवादियों ने जो अपने आप को ज्यादा क्रिटिकल कहते हैं, ज्यादा आलोचनात्मक कहते हैं, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है। वो एक तरफ तो ये इसको रिजेक्ट करते हैं कि जो थिंग इन इट सेल्फ है, थिंग इन इट सेल्फ जो कि एक कांटियन टर्म था, जैसे कांट कहते थे कि कोई भी चीज, जैसे मसलन ये मोबाइल फोन, ये मोबाइल इन इट सेल्फ है, तो ये मोबाइल इन इट सेल्फ को मैं जान सकता हूँ उतना जितना मेरा कॉग्निशन, मेरी 5 सेंसेस मुझे बताती हैं। लेकिन मोबाइल क्या सिर्फ इतना ही है जितना मेरी आ, ये अपने आप में मेरी कॉग्निशन इसे दिखा रहा है। मोबाइल इन इटसेल्फ इससे ज्यादा हो सकता है। ये कांट का लॉजिक था। कांट ने ये कहा, उसमें एक एग्नोस्टिक लॉजिक आ जाता है। वो एक तरफ मोबाइल या इस ग्लास कप के बारे में वो ये कहते हैं कि ये कप इन इटसेल्फ को मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं जान सकता हूँ कप इन इटसेल्फ क्या है, मोबाइल इन इटसेल्फ क्या है। ये जो दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे ऑब्जर्वेशंस के हमेशा कुछ एक ऐसी चीज पार रह जाती है जिसको हम वो हमें वो अज्ञेय है, वो अननोएबल है, हम उसको जान ही नहीं सकते। तो इसी बात को लेकर ये कांट का लॉजिक था। और एक तरफ कांट ये कहते हैं कि ये जो थिंग इन इटसेल्फ है, थिंग इन इटसेल्फ को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये है फिनोमिना। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसको देख पा रहा हूँ, जो मोबाइल इन इटसेल्फ या जो इमेजरी मेरे दिमाग में बन रही है, ये फिनोमिना है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम थिंग इन इटसेल्फ। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस मौजूद है, ये कांट कहते हैं। तो बोगदानोव की आलोचना यह है, बोगदानोव ये कहते हैं कि कई ऐसे भौतिकवादी हैं जो एक तरफ कांट के इस असर्शन को रिजेक्ट करते हैं कि थिंग इन इटसेल्फ एब्सोल्युटली अननोएबल है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये भी बात सही है कि कोई भी वस्तु अपने आप में जो फिनोमिना होता है, जो आप देख रहे होते हैं, उसमें वेगली नोएबल होती है। आप उसको एक बार समझ पाते हैं, यानी कि आप उसको एक हद तक समझ पाते हैं, कुछ 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 हिस्से में, कुछ वेगली वेगली आप उसको क्लियर कट समझ पाते हैं। और इस तरह के कुछ लोग ये इन दोनों बातों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो उसको एब्सोल्युटली अननोएबल बोलने को रिजेक्ट कर देते हैं, जो कांटियन लॉजिक था उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि फिनोमिना में जो आप देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपका है, उस ऑब्जर्वेशन से जो फिनोमिना जो आपको दिखाई दे रहा है, जो परिघटना आपके सामने है, उसमें किसी वस्तु को आप वेगली जान पाते हैं पूरी तरह से। कुछ एक चीज है जो एक्सपीरियंस से बाहर रह जाती है, वो एक्सपीरियंस के बाहर कुछ एक चीज रह जाती है, जो सारी चीज रह जाती है। इस सेंस में वो ये कहता है कि ये जो स्टैंड पॉइंट है, ये है एंगल्स का और प्लेखानोव का। बेल्तोव का नाम लेते हैं, बेल्तोव प्लेखानोव का ही पेन नेम था। इसमें बातचीत जो जो प्लेखानोव बोगदानोव को कोट इसलिए करते हैं, थिंग इन इटसेल्फ वस्तु निजरूप। हाँ, तो इसमें जो बातचीत में जो क्लेम करते हैं, बोगदानोव ये क्लेम करते हैं कि जो कांट के
थिंग इन इट सेल्फ के असर्शन को रिजेक्ट करना और इस तरह से एक चीज ये बोलना कि कोई चीज फिनोमेना में दिखाई देती है, कुछ होती है, ये बेसिकली लॉजिक क्या है, इस पर ये अटैक करते हैं एंगल्स पर, और ये कहते हैं कि एंगल्स का जो ये लॉजिक है ये अपने आप में एक एक कोई ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और ये लॉजिक को इनकरेक्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो पूरा है पूरी चीज, यानी कि इनके हिसाब से कोई चीज आउटसाइड ऑफ एक्सपीरियंस रह जाती है। वो कोई चीज है, उसको आप कोई एक्सपीरियंस में मतलब स्पेस टाइम में चीजों को बांध कर तो देख लेते हैं कि ये इसका एक डायमेंशन है, इसका एक रंग है, इसका एक कॉज और इफेक्ट है, सारी चीजें आप इसमें अपने जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को बाउंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इतना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज हमेशा उसके पार रह जाती है जो आपको समझ नहीं आती है। ये सारी चीज कहने के बावजूद भी ये लोग ये जो मटीरियलिस्ट हैं, ये सारे मटीरियलिस्ट हैं, ये एक तरह से गलत रास्ते पर खड़े हैं। ये बोगदानोव की आलोचना थी। प्लेखानोव कोट करते हैं बोगदानोव को, बोगदानोव जो आलोचना कर रहा है मटीरियलिस्ट की। इससे प्लेखानोव ये क्लियर करते हैं कि बोगदानोव मटीरियलिज्म पर अटैक कर रहा है, और मटीरियलिज्म पर अटैक के नाम पर सीधे वो एंगल्स पर अटैक कर रहा है। ये अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि एंगल्स ने कांट का क्रिटिसिज्म किया था और ये बोला था कि जो जो पूरा लॉजिक है, एग्नोस्टिसिज्म का जो क्रिटिक रखते हैं एंगल्स, वो ये कहते हैं कि आपको ये सेब है आपके हाथ में, आपको सेब को जानना है। ये सेब अपने आप में है, थिंग इन इटसेल्फ, सेब अपने आप में है। इसको आप कैसे जान सकते हैं? आप सेब को खा लीजिए। आप उस पर जब एक्ट करते हैं, आप उसको इन प्रैक्टिस बदलते हैं, तो आप उसको थिंग फॉर आवरसेल्व्स बना लेते हैं। वो सेब मेरे लिए बन जाता है और मैं उसको जान जाता हूँ। इस प्रोसेस में वो ये कहते हैं कि ये जो फिनोमेना और थिंग इन इटसेल्फ के बीच में कोई भी बाउंड्री क्रिएट करना अपने आप में मूर्खता है। ये मार्क्सिस्ट पोजीशन से एंगल्स कहते हैं। दूसरी बात ये भी एंगल्स कहते हैं कि ऐसा होता है कि कोई एक हमारी नॉलेज एक वक्त में, जिस वक्त में हम लोग खड़े होते हैं, वो हमारे ऑब्जर्वेशंस की वजह से लिमिटेड भी होती है। हम लोग, आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर जानेगी। जैसे ही हमारा दायरा ऑब्जर्वेशंस का और गहरा होता है, एक अननोन का दायरा भी रहता है, हमेशा मौजूद रहता है, हमें नहीं पता। सेब के बीज में, सेब के सीड्स में, एप्पल के सीड्स में बहुत ही माइन्यूट साइनाइड नाम का केमिकल मौजूद होता है, जिससे को, जो कि अपने आप में जहरीला नहीं होता है, लेकिन उसको एक खास तरह पे केमिकली प्रोसेस किया जाए तो वो जहर के तौर पर एक्ट किया जा सकता है उसको। जब तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि सेब में वो केमिकल मौजूद है, तब भी सेब ही था, तब भी वो सेब था उन सारे गुणों के साथ। लेकिन जब हम लोग उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को जान गए, हम ये जान गए कि सेब में मीठापन फ्रक्टोज की वजह से होता है, एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज होता है, उसकी वजह से सेब का मीठापन पैदा होता है। सेब में वाटर कंटेंट कितना है, सेब के बीज का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम और ज्यादा नॉलेज के एक और धरातल पर आए तो उसी सेब को जब जब तक हम उसके आकार को, उसके स्वाद को, उसकी महक को जान पा रहे थे, अब हमारा जब ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी के स्तर पर या और गहराया, तो हमने उसको और गहराई तक जान लिया, यानी कि हमारी नॉलेज और ज्यादा उसके बारे में हो गई। इससे कहीं पर भी ये बात नहीं, इसका खंडन हो जाता कि वो अननोएबल है, या ये जो इस तरह से क्लेम कर रहा है, जिसमें वो एक क्लेम करते हुए मार्क्सिस्ट पोजीशन का क्रिटिक मार्क्सियन पोजीशन से करता है कि वो बाउंड्स ऑफ एक्सपीरियंस में बाउंड रहने के बावजूद भी कुछ आउट ऑफ एक्सपीरियंस रह जाता है, लेकिन एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मटीरियलिस्ट पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। बोगदानोव ये कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। ये बात कहना कि आप प्रोग्रेसिवली, आप ज्यादा से ज्यादा जितना आज जानते हैं उससे आगे जान जाएंगे। वैसे ही जैसे रेडियो एक्टिविटी जब डिस्कवर हुई तो हमें ये पता चला कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम भी टूट सकता है, एटम भी बिखर सकता है। और जब एटम का पेट खुला तो हमें पता चला कि एटम के अंदर से कई सारा मटेरियल निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके भीतर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल गए। एक एटम टूट कर छोटे छोटे और हिस्सों में टूट जा रहा था, रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि इसकी वजह से उसका मटीरियल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, या वो कोई चीज बियॉन्ड एक्सपीरियंस थी, या वो कोई चीज हमारे ऐसी थी कि जो
हम जानते हाँ निश्चित ही हमारी ऑब्जर्वेशन से बियॉन्ड थी, लेकिन वो अपने आप में चीज तो वही, वस्तु तो वही रही। वस्तु निज रूप का ये क्लेम करना, कांट ने एक उस जमाने में, कांट ये बात कह रहे हैं जब वो 18th सेंचुरी में वो ये बात कहते हैं, 18th सेंचुरी और थोड़ा सा उसके बाद तक जीते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी में जहां वो अपनी लिखते हैं, उस समय तक नेचुरल साइंस अभी इतना डेवलप हुआ ही नहीं था कि वो इन सारे क्वेश्चंस को टोटलिटी में नेचुरल साइंस समझ पाता। इसलिए नेचुरल उस वक्त में कांट के द्वारा ये क्वेश्चन पेश करना, क्या हम ये जान सकते हैं कि जो वास्तव में हमें दिखाई दे रहा है, कि हम अपने ऑब्जर्वेशन से उसको समझ सकते हैं, ये उस समय के लिए तो लगता है कि ठीक है, कांट ने उस समय का ये फिलोसफाइजेशन किया। लेकिन उसके बाद में एक 100 सवा 100 साल बाद भी कोई आदमी ये बात कह रहा है कि हम नहीं जान सकते कि वो क्या है, वो एक पूरी तरह से एक इनकरेक्ट पोजीशन पर खड़ा होकर ये बात कह रहा है। तो यही बात बोगदानोव भी वापस से उसी लॉजिक को ठहराने की कोशिश करता है, सारी चीजों को फिर से दोहराने की कोशिश करता है और एक खंडन करता है, अटैक करता है एंगल्स का इस कोट को करके। वो ये कहते हैं कि पहली चीज मैं यहाँ पर अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहली चीज यहाँ पे जाइए कि ये यही व्यक्ति जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कह रहा है और एक तरफ ये मेरे से मांग करता है कि मैं आपको इसको कॉमरेड बोलूं, ये यहाँ पर क्लियर कट एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अटैक कर रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए एंगल्स और मार्क्स का व्यू पॉइंट एक था फिलॉसफी में, यानी कि आप मार्क्स के व्यू पॉइंट को रिजेक्ट कर रहे हैं और उनके क्रिटिक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस मसले में मैं आपको क्यों आपको कॉमरेड कहूं, मैं आपको कैसे उस दायरे से बाहर निकालूं, मार्क्सवाद के दायरे से आपको कैसे बाहर निकालूं जिस दायरे में आप हैं ही नहीं। फिर एक जगह ये बात कहते हैं, अगली बात पे आते हैं, प्लेखानोव बताते हैं कि एक तरह से उनके ऊपर एक फौजदारी का मुकदमा चल रहा है मार्क्सवादियों के बीच में, मार्क्सिस्ट्स के बीच में, प्लेखानोव की वजह से। और ऐसा लगता है वो थोड़ा सा अ, अपने आप में व्यंग करते हुए प्लेखानोव पे कहता है कि मुझे सेंटेंस ऑफ डेथ दे दी जाएगी, मुझे फांसी पर चढ़ाने का इन लोगों का तो इस तरह का मानना है कि या तो मुझे देश निकाला दे देंगे, या ये निर्वासन दे देंगे, बैनिश कर देंगे, या फिर हैंग कर देंगे। तो वो कहते हैं कि पहली चीज, अगर आप पहली चीज आपको ये बहुत ही अजीब किसी की बात है कि मैंने तो कभी किसी को सोचा नहीं, प्लेखानोव उसी व्यंग का, उसी सेटायर का सेटायरिकली आंसर करते हैं। और पहले ये बताते हैं कि मैं तो एक चीज बता दूं, मेरी किसी को भी आज तक फांसी पर चढ़ाने की इच्छा नहीं हुई। और आप जानते ही हैं कि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, और एक कम्युनिस्ट होने पर ये मैं किसी भी थ्योरेटिकल रिसर्च को की फ्रीडम का सपोर्ट करता हूँ। मैं पूरी तरह से इस बात का समर्थक हूं कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो क्या रिसर्च करना चाहता है, अपने नज़रिए को रखने के लिए वो आज़ाद है। ये बेसिक कम्युनिस्ट व्यू पॉइंट है। ये मैं जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें कोई बात ही नहीं है कि मैं किसी के विचारों की वजह से उसको ये कहूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट होने के नाते जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं हर किसी के फ्रीडम ऑफ रिसर्च की आज़ादी देता हूँ और मैं मानता हूँ, उसका समर्थक हूँ, तो मैं इस बात का भी समर्थक हूँ कि लोगों को अपने नज़रिए के आधार पर ही एकजुट होना चाहिए। यानी कि मैं इस बात का भी समर्थक हूँ कि फ्रीडम फॉर पीपल टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज। आप अपने विचार रखने के लिए आज़ाद हैं, तो मैं इस बात के लिए आज़ाद हूँ कि मैं उन लोगों के साथ अपने आप को एकजुट करूं, उनके साथ में खड़ा हूं जो मेरा विचार रखते हैं, या जिनके विचार के करीब मैं पड़ता हूँ, मैं उन लोगों के करीब। तो इसमें क्या दिक्कत, ये तो बिल्कुल पुष्किन ने ही एक कविता में कहा था कि एक घोड़े के साथ एक हिरनी को एक ही हल पर जोतना बहुत बड़ी मूर्खता होती है, ये किया नहीं जा सकता है। तो मैं ये करना कि फ्रीडम ऑफ ग्रुपिंग, आप उन्हीं लोगों के साथ एकता बनती है, ग्रुपिंग बन सकती है जो लोग समान विचार रखते हो। जिसमें विचार ही एक ना हो, उनके बीच में एकता भी नहीं बन सकती है। तो मैंने और इस चीज के लिए बिल्कुल ये बात है, और खुद मैं बार बार, प्लेखानोव कहते हैं कि मैंने इस नजरिए को बार बार रखा है, इस ओपिनियन को बार बार रखा है कि विचारधारा के मसले में हम लोगों को किसी रत्ती भर भी अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अनक्लैरिटी इवन
ग्रेन्स ऑफ अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए आइडियोलॉजिकल इश्यूज में। जितने भी ऐसे आइडियलिज्म और उसके जितने भी वेराइटीज हैं और जितने भी शेड्स हैं, उन सबको बिल्कुल उन पर अटैक होना चाहिए, उनको क्लियर कट करना चाहिए, उनको अलग किया जाना चाहिए और उस पर बिल्कुल अलग होना चाहिए, उनको एक अलग रखने की ज़रूरत है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि हमें थ्योरेटिकली डिसोसिएट कर लेना चाहिए जितने भी आइडियलिस्ट हैं उनके साथ। किसी भी किस्म की इसमें मडलिंग ओवरऑल खतरनाक होगी, ये बिल्कुल बहुत क्लियर कट है इसमें कि मैं और लेकिन इसमें कोई ये बात, जैसे आप जो ये जिस किस्म की बात कह रहे हैं कि मैं इस वजह से कि मैं आपके विचारों की वजह से आपको बैनिश करने या हैंग करने की बात कह रहा हूँ, ये आपकी नैरो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर कोई व्यक्ति डिसोसिएट कर ले अपने आप को आइडियोलॉजी के आधार पर, वो अपनी कॉमरेडशिप को तय करे आइडियोलॉजी के आधार पर, मैं इसको हर व्यक्ति का और हर नागरिक का अधिकार मानता हूँ। तो ये आप बेमतलब की बात कह रहे हैं, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप जो बातचीत कर रहे हैं उसको देखकर मुझे एक रूसी रचनाकार उस्पेंस्की की एक कहानी की याद आती है। उसकी एक कहानी में एक माँ होती है, माँ अपने बेटे को चिट्ठी लिखती है, वो बहुत दूर चला गया था, वो एक चिट्ठी लिखती है उसको कि वो जल्दी से आके मुझे मिले वरना वो पुलिस को जाकर शिकायत कर देगी और पुलिस वाले उसको पकड़ कर लाएंगे ताकि वो उसको गले लगा सके। वही कहते हैं कि जो ये फिलिस्तीन की माँ थी, वो तो अपना ये जो ममता भरा धमकी दे सकती थी, उसकी धमकी को सुनते ही उसका बेटा रो पड़ता था और रो पड़ता था और याद करते रोने लगता था उस बात को, उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहते थे लेकिन हम रशियन मार्क्सिस्ट इस बात पर रोएंगे नहीं कि आप ये हमको जो धमकी दे रहे हैं कि गले लगा लो हमको आके, और वो भी आकर किसी भी तरह से ऐसी धमकी दे दो, क्योंकि पहली बात हम लोगों के बीच में कोई वैसा सीधे सीधे कॉमरेडशिप का नाता नहीं है, सारी चीजें नहीं है। फिर कहते कि चलिए एक और चीज फर्ज कीजिए, ये चीज मान लेते हैं, मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि यही मान लेते हैं कि मैं किसी भी किस्म का जज होता, इंक्विजिटर होता, मैं यानी कि किसी को किसी के विचारों के आधार पर किसी को पनिश करने वाला व्यक्ति होता, मान के चलिए कि मैं उसको कन्विक्ट करता है इसके आधार पर, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसमें भी आपको नहीं गिन पाता, क्योंकि राइट टू बी एग्जीक्यूटेड भी टैलेंट की मांग करता है। यानी कि और मतलब किसी के अंदर इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि उसको इस वजह से उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन ये जो इम्पीरियो मोनिज्म का थ्योरेटिशियन है वो तो अनवर्दी है ऐसे एग्जीक्यूशन को, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो कहते हैं कि आपने मुझे कहा था कि मैं फ्रैंकली बताऊं, सारी चीज़ कहूं, तो मैं फ्रैंकली होकर आपको सारे बातों का जवाब दे रहा हूं और इसमें कोई आपको कुछ वो नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। आपसे बस ये है कि मैं आपसे बहस करने में आप चाहे ना चाहे, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपसे बहस करने में समस्या ये है कि मुझे अपने बोर होने के बोर होने से अपने आप को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपका जवाब देते हुए बिल्कुल बोर हो जा रहा हूँ। और इस चीज़ में कि मतलब मैं इसका आंसर दूं और इसमें इतना ज़्यादा लगना पड़ रहा है, इसमें ये बहुत ही मेरे लिए कष्टप्रद है, क्योंकि ये कठिन नहीं है, ये बोरिंग है ये काम जो है। लेकिन मैंने कहा, और आपको इस बात पे लगा कि शायद मैं आपकी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको असल कारण बताता हूँ क्यों मैंने आपको क्यों नहीं चुनौती का आपको जवाब दिया था। और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं कहा था कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं हंटर मारने के लिए, मैं और बिल्लियों के हंटर मारने में व्यस्त था इस समय, यानी कि और कई लोगों से बहस चला रहे थे इस बीच में, जिन बिल्लियों को वो जो बिल्ली यानी कि जो कई लोग जो मार्क्सिज्म पर अटैक कर रहे थे उसका उनको उनका क्रिटिसिज्म करके उनका जवाब देने में प्लेखानोव व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि उसका आंसर किया जाए, इनका आंसर करना अभी वर्थ नहीं था। इसलिए आपको लगा कि आपने अपनी थोड़ी सी इसमें तारीफ कर ली, तो कोई नहीं, आप ये ठीक है, आपके आपके पास हक है कि आप अपनी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी सच आपको बता दूं, सच यही है कि मुझे यही लगा था कि रूस के जो वर्ग सचेत क्लास कॉन्शियस प्रोलेटेरिएट है, उसको आपके इन दार्शनिक उबाऊ दार्शनिक बातों से, इन फिलोसफिकल सब्टिलिटीज से वो उलझेगी नहीं।
वो इस बात को समझ लेगी, वो बहुत क्लियर कट इस बात को समझ लेगी कि ये सारी चीज़। कई लोगों ने, मेरे कई कॉमरेड्स ने इस बात के लिए एडवाइस किया था कि मैं आपको आंसर करूं, ये सारी चीज करूं, तो तब भी मुझे लगा था कि पहले मुझे जवाब देना, लेब्रियोला का मैं जवाब दे रहा था, जिसकी किताब को, जो कि एक तरह से पार्टी के खिलाफ सिंडिकलिज्म का, जो एक संघवाद का, पार्टी कोई एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी की जगह जो क्रांति को लीड करती है उसकी जगह एक संघों का प्रचार हो, यूनियनों का प्रचार हो और कोई सेंट्रलाइज्ड पार्टी ना हो, उसको विचार को रखने वाला एक लिब्रियोला था, जिसकी किताब का इंट्रोडक्शन लूनाचार्स्की ने लिखा था। लूनाचार्स्की जो बाद में मार्क्सिस्ट पोजीशन पे रहते हैं, क्रांति के बाद उनका एक रोल होता है एजुकेशन पर, लूनाचार्स्की का पढ़ सकते हैं, और ख़ास तौर पर आर्ट लिटरेचर के एरिना में लूनाचार्स्की को पढ़ा जाए, शानदार काम है। उन्होंने बहुत सारे पेंटर्स पर, नोवेल राइटर्स पर जो लिखा है, और कवियों पे जो लिखा है, मायकोव्स्की पे जो लिखा है, तोल्स्टॉय पे जो लिखा है, या कई मोने पे जो लिखा है, कई पेंटर्स पर जो लिखा है, वो पढ़ने लायक है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान वो भटक गए थे, और वो जो लिखते हैं इसलिए उसका आंसर देना जरूरी था, क्योंकि लूनाचार्स्की जो लिखते थे, लूनाचार्स्की इसलिए भी ज्यादा कठिन था क्योंकि लूनाचार्स्की जो लिखते थे वो ज्यादा खतरनाक था, वो ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा एलिगेंट था, इसलिए उसको आंसर देना ज्यादा जरूरी था। उनका आंसर दिया, वो गॉड बिल्डिंग में लगे हुए, तो कह रहे थे हमें एक नए ईश्वर को बनाने की जरूरत है, एक नया ईश्वर खड़ा किया जाए, इस तरह की बात कह रहे थे, उसका खंडन करना जरूरी था। ये सारी चीज कहते हुए वो ये जवाब देते हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि जब लूनाचार्स्की जैसे लोग न्यू रिलीजन को प्रीच कर रहे थे, तो एंगल्स ने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि आज जिस वक्त में हम लोग जी रहे हैं उसमें धर्म के लिए सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए, धर्म के लिए सारी संभावनाएं वर्ग सचेत सर्वहारा के, क्लास कॉन्शियस प्रोलेटेरिएट के लिए खत्म हो गए। लेकिन क्लास कॉन्शियस प्रोलेटेरिएट के अलावा, प्रोलेटेरिएट के यानी के जनता के बीच और मजदूर वर्ग के उन्नत हिस्से के अलावा भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी होती है मिडिल कॉन्शियसनेस के लोगों की, जो कि इस बात से प्रभावित होती है, वो धर्म से या किसी भी गलत विचार से प्रभावित होती है। और एक बहुत बड़ी आबादी जो सीधे प्रैक्टिस में समझती है, वो तो इससे ज्यादा उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि इस, और मतलब एक तो ये मजदूरों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा था ये गॉड बिल्डिंग पूरा लूनाचार्स्की का, और दूसरी तरफ रशियन इंटेलिजेंसिया तो हर चीज के ऊपर वैसे ही टूट पड़ती है, उसको जो कोई नया दर्शन सामने दिखता है वो मधुमक्खी, वो मक्खी की तरह, हर जैसे मक्खी किसी भी चीज पर जहां पर कोई मीठा आता है उस पर भिनभिनाने लगती है, वैसे ही हमारे रशियन इंटेलेक्चुअल्स का हाल है। वो हर चीज में कोई उनको आज दर्शन दिखता है ये वाला तो उस पर वो भिनभिनाने लगते हैं, फिर उनको मार्क दिखता है तो उसके करीब आ जाते हैं। तो खैर मैंने उस समय तक तो जवाब देना ये नहीं समझा था, तो पहले मैं लूनाचार्स्की को जवाब दे रहा था, और आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ, लेकिन वास्तव में आपके भी जो विचार है वो विचार ऐसे लोगों तक पहुंचने लगे हैं जो कि मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, खासतौर पर मार्क, क्योंकि बोगदानोव खुद क्रांतिकारी विचार रखते थे और अपने आप को क्रांतिकारी क्लेम करते थे, और क्रांतिकारियों के साथ उनका था, वो उसमें मेंबर भी थे। तो इस तौर पर वो ये बात कहते हैं कि भाई इस पर इसलिए इसका जवाब देना ये जरूरी बन जाता है कि मैं इसका जवाब दूं। तो आप इस, और मैंने आपका जवाब नहीं दिया इस वजह से कई लोगों ने मुझे बोला भी कि मैं आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने तब भी पहले, जैसे जब स्ट्रूवे ने अपनी एक क्रिटिकल नोट्स निकाले थे उस समय भी, और जो फिलोसफी के एरिना में कुछ कहना शुरू किया था, तब भी लेनिन ने भी मुझे ये बोला था कि मैं इसका जवाब दूं फिलोसफिकल लेवल पर जो ये बोल रहा है, क्योंकि लेनिन एक तरह से प्लेखानोव के स्टूडेंट थे लेनिन, और लेनिन बाद तक, जब लेनिन में और प्लेखानोव में एक तरह से पॉलिटिकली एक स्ट्रगल चलता है और लेनिन अटैक करते हैं प्लेखानोव पर, और प्लेखानोव मेंशेविक पोजीशन पे चले जाते हैं, लेनिन बोल्शेविक पोजीशन पर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी लेनिन हमेशा बहुत इज्जत के साथ और प्लेखानोव की फिलोसफिकल राइटिंग्स को मानते थे कि वो पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट की एक विरासत है और बहुत ज़रूरी है उसको प्रिजर्व करना, उसको लोगों तक लेकर जाना, उसको बोलते थे। और इस समय जब उस समय से पहले 1900 में वो बोलते भी हैं कि आपको इसका जवाब देना चाहिए, जो स्ट्रूवे का एक लेख आया है दर्शन के एरिना में,
तो वो बोलते हैं वो मैंने पहले ही एक और किताब लिखी थी, मोनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, उसमें ही जवाब दे दिया गया। ये किताब भी हम लोग आगे पढ़ने का रखेंगे, शानदार किताब है। इसका भी हम लोग एक रखेंगे जो पूरा एक फ्रेंच मटीरियलिज्म और मटीरियलिज्म की हिस्ट्री पर बहुत क्रिटिकल नोट्स के साथ, जिस तरह से एंगल्स उसमें क्रिटिकल नोट्स निकालते हैं, उसका और ज़्यादा बेहतर तौर पर पेश करते हैं उस किताब में पूरा नजरिया प्लेखनोव। उसको भी हम लोग आगे पढ़ने का रखेंगे। तो वो कहते हैं कि उसका जवाब मैंने दे दिया था और मैं अपने आप को उस चेंद्रन के उल्लू की तरह मैं ये रोल अदा नहीं करना चाहता हूँ जो हमेशा एक चील थी। वो चील को हमेशा ये राय देती देती है, महाराजा जी ए कहिए, महाराजा जी बी कहिए, महाराजा जी सी कहिए। ये मेरा काम नहीं है कि मैं रूस के इंटेलिजेंसिया को हमेशा ये बताते रहूं कि अब आपको ये कहना चाहिए, अब आपको वो कहना चाहिए, अब आपको ये कहना चाहिए। क्योंकि श्चेद्रिन की कहानी में भी यही हुआ था। वो जो चील थी वो अंत में इतना परेशान हो गई थी कि उसने पहले तो उल्लू को चिल्लाया, उल्लू को चिल्ला के कहा कि उल्लू कहीं के भाग यहाँ से, और उसके बाद उसको जान से मार दिया। तो कहा कि मेरे को ये कोई शिक्षक उल्लू बनने का शौक नहीं है रूसी इंटेलिजेंसिया का, जो किसी भी टर्न पर, वो किसी भी थोड़े दिनों पहले वो किसी भी दर्शन, कोई भी जो दर्शन की थ्योरी आती है उस पर वो प्रभावित हो जाता है। अभी एक कंटेम्प्रेरी इरोटिसिज्म की थ्योरी आई थी तो लोग कहेंगे कि इसका क्रिटिक लिख दीजिए। फिर कोई मुझे बोलेगा कि मैडम स्कॉरा डंकन के डांस पर आपका क्या नजरिया है, तो मैं ये तो करने के लिए मौजूद नहीं। जो रूसी इंटेलिजेंसिया का ये जो स्त्री है, इसको कभी कांट पसंद आता है, तो कभी ये लेडी कभी इधर जाती है, कभी ये नवकांटवाद के जूते पहनकर नाचने के लिए पहुंच जाती है, कभी ये मार्क के उसमें पहुंच जाती है, तो कभी ये जिएत्जेन की थ्योरी के करीब पहुंच जाती है। फिर इसको पॉइंकेयर और बर्गसन भी पसंद आने लगते हैं। तो कहते हैं क्लियोपात्रा के बहुत सारे आशिक थे, मुझे उन आशिकों से लड़ने का शौक नहीं है। उन आशिकों को जिनको उससे लड़ना हो वो लड़ सकता है। मेरा वो रूसी इंटेलिजेंसिया मेरे रोमांस की हीरोइन भी नहीं है जो मैं उस पर करूँ उस पर। खैर मतलब ये जो बातचीत है, वैसे वो उसका पूरा जवाब देते कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो जो पूरे सबसे जरूरी किस चीज का आंसर करना जरूरी है, इसमें बस एक चीज ऐड करते हुए, क्योंकि इस बात से ऐसा लग सकता है कि ये निश्चित ही रशियन इंटेलिजेंसिया और इवन इंडियन इंटेलिजेंसिया भी आजकल का जो भी है वो उन दर्शनों से प्रभावित होता है जो वेस्ट में पोस्ट मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म से लेकर अन्य अन्य जितने भी दर्शन थे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जितने फिलोसफाइजेशन थे, वो जब अमेरिका में या जगह जगह पर एक तरह से कुछ समय पहले वो फैशन में थे, कुछ समय पहले फैशन में थे, वो आज इंडिया में और तमाम जगह पर जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें आजकल वहाँ के इंटेलिजेंसिया में फैशन में है। तो हम हर चीज का तो जवाब नहीं देते, लेकिन हाँ जो मार्क्सिस्ट रिक्रूटमेंट सेंटर, कम्युनिस्ट रिक्रूटमेंट सेंटर को प्रभावित करते हैं, उनका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये सवाल इसका है क्योंकि आज ये जो पूरा बुर्जुआ वर्ग है, उस दौर में जितना नहीं हो रहा था, आज जितना अटैक हो रहा है फिलोसफिकल लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर, वो अनप्रेसिडेंटेड। और उसकी वजह से एक पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर हर जगह पर एक एक तरह से पूरा एक भरमार है इन सारे दर्शनों की, जो मार्क्सिज्म को शेयर क्वांटिटी के लोड से उसके ऊपर क्वालिटेटिवली वो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, वो कंटेंट में जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन शेयर क्वांटिटी के दबाव में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है जिसकी वजह से आप उसका उसका आंसर उसके सही मायने में उसके जवाब तक नहीं पहुंच सकते हैं। बस इस चीज को मैं एक ऐड करते हुए, बाकी इन एसेंस उस बात से सहमत होते हुए कि हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उस चीज का जवाब दिया जाता है जो कम्युनिस्ट मूवमेंट या कम्युनिस्ट मूवमेंट के रिक्रूटमेंट सेंटर पर टारगेट करने वाले जो भी विचार होंगे उनको साफ करना, नजर साफ करना जरूरी होता है। और इसी वजह से प्लेखानोव ने भी आंसर करना जरूरी समझा, क्योंकि एक हद तक ये उन उन लोगों तक बात पहुंचने लगी थी जो कि क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे और उसको प्रभावित कर रहे थे। ये उस दौर की बातचीत है जब जब वो आंसर देता है। तो कहते हैं कि और लेकिन इसके बाद ये कहते हैं क्योंकि मैं रशियन क्लियोपात्रा के हर आशिक से झगड़ा नहीं करता हूँ, इसका ये भी अर्थ नहीं है कि मैं उनके ऊपर कमेंट ना करूं। ये भी मेरा हक है, ये हर नागरिक का हक है कि वो किसी के ऊपर अपनी विचार रख सकता है, चाहे वो उससे पूरे विचार पूर्ण रूप से ना रखे। मान लीजिए अब क्रिश्चियन थियोलॉजी है, या थियोलॉजी के ऊपर मैं एक
उस क्रिश्चियन डॉगमा के ऊपर मैं कमेंट तो कर ही सकता हूँ, मैं अपना एक्सप्रेशन जो मेरा ओपिनियन है मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक मैं उसके ऊपर पूरी बात ना कह दूं तब तक मैं उस पर कुछ ना बोलूं। तो ये जब आप जो ये बातचीत जहां से शुरुआत हुई थी, जो एक तरह से प्लेखनोव उसी का आंसर देते हैं कि जब बोगदानोव ने कहा था कि आप ऑन क्रेडिट स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे से, आप मेरे से सीधे सीधे पूरी बात नहीं कर रहे हैं, रिगरस आंसर नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये भी बकवास बात है। मुझे जब तक मुझे लगा कि जब तक जरूरी नहीं है आपको रिगरसली आंसर करना, तो मुझे आपके ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स, जिस तरह से चलते हुए मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, क्रिश्चियन डॉगमास पे कमेंट कर सकता हूँ, उसी तरह से मैं इंपीरियो मोनिज्म पर भी कमेंट कर सकता हूँ। ये एक इंडिविजुअल बतौर इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है। इसको ऑन क्रेडिट क्रिटिसिज्म कहना बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। खैर, मैंने इस बात के लिए आगे प्लेखनोव यही बात जारी रखते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही इस बात को सेफ साइड पे रहने के लिए मैंने ये बात कोट कर दी थी कि आपका ओपिनियन क्या है, एंगल्स के विचारों पर आपका ओपिनियन क्या है, मैंने वो पहले ही रख दिया था। ये बात क्लियर करने के लिए कि भाई आपने जो बात रखी थी वो किस तरह से मार्क्सिस्ट फिलोसफी से बहुत दूर खड़ी है। मैंने मैं और मुझे एक चीज और याद आई कि हम लोग जेनेवा में एक बार मिले थे। प्लेखनोव कहते हैं कि जेनेवा में हम लोग मिले थे, रशियंस की एक मीटिंग थी, रशियन कम्युनिस्ट्स की एक मीटिंग रही होगी, उसमें प्लेखनोव ने अपने भाषण में आलोचना की थी बोगदानोव की। तो बोगदानोव वहीं से बैठे हुए थे, अपनी कुर्सी से उठ के चिल्लाने लगे थे, वो पहले मैं ऐसा सोचता था, आजकल मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, मैंने पहले जो मेरी गलती थी वो मैंने समझ ली है, ऐसी कोई गलती नहीं। तो यानी कि वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, चलिए इस पर भी बात कर लेते कि यानी कि पहले वो ये था कि वो ये दिखा रहे हैं कि जो एंगल्स का नजरिया था वो उसको वो रिजेक्ट करता था, जो उन्होंने कोट किया वो गलत था। तो ये कहते हैं कि लेकिन आज आप क्या सोचते हैं, क्या आज आपके नजरिया वैसा नहीं है? ऐसा कब हुआ कि आप सॉल से पॉल बन गए? ऐसा हुआ क्या? ऐसा कब हुआ कि आपने मार्क्सवाद को डिनाई कर दिया और आप डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बन गए? ऐसा हुआ नहीं है, ये आप क्लेम कर रहे थे, आप ये झूठ बोल रहे हैं। आपने अपनी जो तीसरी किताब लिखी है इंपीरियो मोनिज्म ने, आपने उसमें वही विचार रखे हैं, आपने वही दार्शनिक विचार रखे हैं जो आपने दूसरी किताब में दिए थे। और ये किताब में मैंने कोट आपको, ये तो दूसरी किताब से कोट किया, लेकिन आपकी तीसरी किताब में भी एग्जैक्टली वही विचार आपने रखे हैं। क्या हुआ है, जो बदला क्या है तीसरी किताब में जाने में और दूसरी किताब से तीसरी किताब में जाने में, बदला क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो ये बदला है कि जब दूसरी किताब आपकी छपी थी इंपीरियो मोनिज्म की, तो हुआ क्या था कि वो 1905 के समय में आपके अंदर तब एक साहस था कि आप मार्क्स और एंगल्स से डिसएग्री कर सकते थे और सीधे सीधे उनके ऊपर एक चार्ज लगा सकते थे और अटैक कर सकते थे और बोल सकते थे कि आप मटीरियलिस्ट पोजीशन का आप अटैक करते थे, और आप सीधे आपके अंदर ये हिम्मत थी, आप जो सच है वो आप बोल सकते थे। यहीं पर प्लेखानोव वो बात कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सच को देख सकता है, सच को नहीं देख सकता है, जो सच को देखने से डरता है, वो एक कमजोर दार्शनिक है। उससे भी खराब वह व्यक्ति है जो सच को देख तो लेता है लेकिन दुनिया को बताने से डरता है। लेकिन सबसे खराब वो व्यक्ति है जो अपने दार्शनिक विचारों को छिपा लेता है ताकि उसको कुछ व्यवहारिक तौर पर कुछ नफा हो जाए, उसको कुछ उसको फायदा मिल जाए उससे। और यही वो कहते हैं कि हुआ यही है, आपके साथ यही हुआ है। आपने अपने दार्शनिक विचारों को छिपाने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल जाए। आपकी हिम्मत इसी में चूक गई। आपने पहले आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैंने टैक्टिक्स अपनाई। मैंने क्या टैक्टिक्स अपनाई? आपने कहा कि मैंने ये टैक्टिक्स अपनाई कि मैंने आपको मार्क्स का विरोधी कहा। तो आपने कहा कि अब मार्क्स के विरोधी हो गए, तो मार्क्स जो मार्क्सवादी थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने आपको कॉमरेड बोलना मना कर दिया। इससे आप डर गए और आपने अपनी टैक्टिक्स लगानी शुरू कर दी। आपकी टैक्टिक्स क्या थी? आपकी टैक्टिक्स सीधे सीधे ये थी, आपने कहा आप मार्क्सवादी हैं और प्लेखानोव मार्क्सवादी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्लेखानोव की वो आलोचना करते हैं और प्लेखानोव दूसरी तरफ खड़े, यानी कि ब्लेम आपने दूसरे आदमी के ऊपर डाल दिया। सीधे सीधे आपने ये किया और कुछ नहीं किया। आप अभी तक जो कर रहे हैं, आप मार्क्स का नाम लेकर मार्क्सिज्म पर अटैक कर रहे हैं। आपकी हिम्मत आपको दगा दे गई
और आप इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ आपको। लेकिन आपने जो काम किया है उसको देखकर एक साधु था गोरेन फ्लो, उसकी याद आती है। फ्रांस के लोग उस साधु को जानते हैं। और वो क्या था, वो साधु क्या था, साधु एक दिन क्या था, एक दिन उपवास का दिन था। उस उपवास के दिन साधु को अचानक से बहुत इच्छा हुई मुर्गा खाने की। लेकिन उपवास के दिन मुर्गा खाना तो पाप होता है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत साधारण रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि एक मंत्र किया, एक मंत्र जाप किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में एक रिचुअल परफॉर्म किया और उसके बाद बोला कि ये मुर्गा अब मछली बन गया है। और फ्रांस में मछली खाने को फॉरबिडन नहीं माना जाता है उपवास के दिन। और उसके बाद उसने चिकन खा लिया ये बोलकर कि वो मछली बन चुकी है। तो वो कहते हैं कि बुगदानोव ने भी, आपने भी ये कहा, आप अभी तक, आपको खाना था इम्पीरियो मोनिज्म, आपको अय्याशी करनी थी इम्पीरियो मोनिज्म की। लेकिन आपको ये समझ में आया कि मैंने आपको एक्सपोज कर दिया है कि अब ये एक सैद्धांतिक पाप होगा, मार्क्सवादियों की नज़र में एक सैद्धांतिक पाप है कि अगर आप इम्पीरियो मोनिज्म को अभी भी फीस्ट करते हैं उस पर, तो ये एक सैद्धांतिक पाप होगा। तो उन्होंने, आपने सोचा और उसके बाद आपने एक, वही आपने भी एक यज्ञ का आयोजन किया और इम्पीरियो मोनिज्म को मार्क्सवाद का नाम दे दिया। और उसके बाद अब आप मार्क्सवाद की तरह उसको पेश कर रहे हैं। यानी कि आप एक तरफ वही साधु गोरेनफ्लो की तरह मुर्गा खा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि ये मार्क्सवादी पोजीशन है। वैसे ही आपने इम्पीरियो मोनिज्म को एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के परिवार को बिलोंग करता हूँ। और कोई ये बोले कि आप मार्क्सिस्ट नहीं है तो आप कहते हैं कि मैं इससे बहुत हर्ट हुआ हूँ कि आपने मुझे कॉमरेड नहीं बोला, मैं आपके जैसा हूँ। लेकिन आप गोरेनफ्लो के साधु की तरह। लेकिन था क्या कि जो साधु था वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी हरकतें करता था। वो मतलब ये छोटी चीज़ों में चल जाता है, कोई मुर्गा खाना चाहे उसको मछली बना दे। लेकिन आपने बहुत बड़ी चीज़ उठा ली, इसीलिए आप फंस गए। इसलिए आप ज़्यादा स्मार्ट है कि मतलब आप ज़्यादा स्मार्ट है, आपने बहुत बड़ी चीज़ आपने उठाई और उसके अंदर फंस तो गए लेकिन आपने उठाई बहुत बड़ी चीज़। लेकिन क्या कहें कि बहुत, मतलब कोई भी आदमी, शाना से शाना आदमी तथ्यों के सामने फेल कर जाता है। जो भी व्यक्ति हो, जो तथ्य होते हैं, आप कितना ही कहें, आप कितने ही यज्ञ करके आप कुछ भी कहें, उसके बाद आप उसको बताएं कि चिकन को, मुर्गे को मछली बताएं, मुर्गा तो मुर्गा ही रहता है। आप अपने विचारों को, आइडियलिज्म को मार्क्सवाद कहें, तब भी वो मार्क्सवाद नहीं बन जाएगा, वो रहेगा तो आइडियलिज्म ही, है ना। और इसमें जब मैं आपके विचारों के बारे में बता देता हूं तो आप हर्ट हो जाते हैं। तो ये पहली चीज, इसलिए कि इस चीज के लिए मैं अब थोड़े बहुत वो भी चीज़ें बात करते हुए चलूं कि मैंने, क्योंकि अभी ये पहले चिट्ठी में जो आंसर दिया वो पहले एक तरह से एक मेथड पर और क्रिटिसिज्म के उन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चल रहे हैं प्लेखनोव, जिसमें कि एक तरह से वो पूरे उसका एक बेसिस शुरू कर रहे हैं, उसका आंसर देते हुए चल रहे हैं, एक एक करके आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहे हैं। सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर में और ज़्यादा एक एक आर्ग्यूमेंट को खोलते हुए चलेंगे। एक पहला आर्ग्यूमेंट से यहाँ से शुरू करते हैं कि तुमने, मैं आपकी जो आलोचना है उसके ऊपर, तुमने जो मेरी आलोचना करी थी उसका मैं जवाब दे देता हूँ और ये मैं बता देता हूँ कि क्यों मटीरियलिस्ट, आप मटीरियलिस्ट नहीं है। मैं ये साबित करता हूँ, क्योंकि इसमें कभी आप कहें कि क्या ऐसे ही आप बोल रहे हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ। प्लेखनोव कहते हैं, मैं आपके ब्लंडर्स को उजागर करता हूँ एक एक करके। ये एक, मतलब हम लोग अब यहाँ से लेटर के एक दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। इस हिस्से तक किसी साथी का कोई सवाल हो, कोई बात हो तो वो कर सकता है, अपनी तरफ से रख सकता है। ठीक है, तो हम लोग, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जैसे, मतलब एक बात हमको भी
बिल्कुल ये ज़रूरी है मेंशन करना कि मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन क्या है डिबेट का। मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन आप प्लेखानोव से सीखिए, या लेनिन कैसे अपने लोगों, जो डिबेट में आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है, इस आर्ग्यूमेंट के बाद जो तमाम लोग हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्क्सिज्म में जैसे उनसे बहस होने पर वो सबसे पहले चीख पुकार इस पर नाम शुरू करते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया गया। तो आपको देखना चाहिए कि प्लेखानोव किस तरह से बहस कर रहे हैं, और ये ट्रेडिशन रहा है। बैड एस फॉर यू, बैड एस का मतलब क्या हुआ कन्हैया लाल, आप पूछ रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया। कन्हैया लाल जी, आप बोल रहे, यू मेंशन द बुक बाय प्लेखानोव दैट्स बैड एस फॉर यू, कैन यू नेम इट, वेरी इंप्रेसिव। मैं कह रहा हूँ उनके जितने भी फिलोसफिकल राइटिंग्स हैं वो सारी ही पढ़ने लायक हैं। मोनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री का मैंने नाम लिया। मतलब मैं कुछ चीज़ों में ये थोड़ा, ये जेनजी लैंग्वेज में इतना वाकिफ नहीं हूँ, इस वजह से कुछ चीज़ें मैं पूछ लूँ। ठीक है, हम लोग आगे बातचीत शुरू करते हैं। मतलब सीधे इस डिबेट में तो नहीं, वैसे वो फिट, वैसे क्योंकि वो भी एक मटीरियलिस्ट पोजीशन से, और वो कैसे रोल क्या होता है उस पर बात करता है, वो भी पोजीशन रखता है। लेकिन ये तो खास तौर पर आंसर न्यू कांटियनिज्म और कांटियनिज्म पर एक डिबेट, वो एक पॉजिटिव असर्शन ज़्यादा है वो आर्टिकल। फिर हम लोग आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो प्लेखानोव अब कुछ गलतियों को मेंशन करते हैं, कि यही के जो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे, जहां पर बोगदानोव ने आलोचना की, बोगदानोव ने एक तरह से क्रिटिसिज्म किया प्लेखानोव का उस लेटर, जो लेटर ओपन लेटर टू प्लेखानोव लिखा, तो उस लेटर का में जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है बोगदानोव में, उसके ही आर्ग्यूमेंट को लेकर अब ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो बोगदानोव है उसको मटीरियलिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना मटीरियलिज्म की हिस्ट्री के बारे में, ना मटीरियलिज्म की थ्योरी के बारे में। यहीं से वो बातचीत शुरू करते हैं कि 1905 में आपने ये कहा था, जो ऊपर भी एक जगह कहा कि जो गोल्डन मीन वाला जो हमने बोला था, कि कोट किया था हम लोगों ने बोगदानोव का, 1905 में बोगदानोव प्लेखानोव को एंगल्स का फॉलोअर कह रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये होलबाक के फॉलोअर है। बोगदानोव ये कह रहा है कि क्योंकि पहले मार्क्सिस्ट बोल रहे थे, उनको सीधे मार्क्स एंगल्स का वो बोल रहे थे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं मैं मार्क्स एंगल्स का डिसिपल हूँ और प्लेखानोव तो होलबाक के डिसिपल। तो उन्होंने कहा कि किस लिए, वही उसी टैक्टिक्स पे, गोरेन फ्लो वाले, साधु गोरेन फ्लो वाली टैक्टिक्स पर। और उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि उनको अब ये लगाना था कि अब गोरेन फ्लो की तरह आपको लगाना है कैसे, लेकिन कहा कि यहाँ पर आप फंस गए, क्योंकि आपको मटीरियलिस्ट थ्योरी का कुछ भी ABCD भी बिल्कुल भी नहीं पता, ना आपको हिस्ट्री ऑफ मटीरियलिज्म नहीं पता है, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं था कि मुझे आप होलबाकियन कहें, रूसो जैसे कहा करते थे। लेकिन आप मुझे होलबाकियन कहते हैं तो मैं कहूँगा कि मेरी थ्योरी ज़्यादा प्रीस्ली के करीब है, या कहें प्रीस्ली से भी ज़्यादा और ज़्यादा करीब है लेमात्री के। तो ये या हेल्वेटिस की, ये एक तरह से जो फ्रेंच मटीरियलिस्ट हैं, होलबाक, प्रीस्ली, हेल्वेटिस, लेमात्री, और उसके बाद दिदेरो, ये एक एक करके जो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा उन्नत मटीरियलिस्ट तौर पर पोजीशन रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि लेकिन आपने मुझे होलबाकियन बोला, लेकिन आपको ना तो प्रीस्टली के बारे में पता है, जो कि फ्रांसीसी भौतिकवादियों में से एक थे, ना हेल्वेटिस के बारे में पता है, वो भी फ्रांसीसी भौतिकवादी थे, ना लेमात्री के बारे में पता है। आपको ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने आपने बस एक चीज पकड़ी, कि एक चीज आपने देखी कि इनको होलबाक का वो कह देना है, लेकिन आपको ना तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, ना कुछ पता है।
मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से शुरू हुआ, आपने ये क्यों किया। क्योंकि आपने ये कहा कि मैंने आपने इसलिए ये कहा क्योंकि मैंने अपने एक राइटिंग में एक अपने लेख में होलबाक को मेंशन किया था, होलबाक को कोट किया था। तो होलबाक को कोट करने की वजह से आपने ये क्लेम किया कि मैं होलबाकवादी हूँ। नहीं, मैंने सिर्फ होलबाक को तो कोट किया नहीं था, मैंने होलबाक के अलावा भी बहुत सारे लोगों को कोट किया था। दूसरा सवाल ये कि मैंने होलबाक को क्यों कोट किया था। मैंने होलबाक और 18वीं शताब्दी के भौतिकवादियों को कोट किया था, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 18th सेंचुरी मटीरियलिज्म को कोट किया था। मैंने मार्क्स के विचारों के बरक्स होलबाक को नहीं रखा था जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, बल्कि मटीरियलिस्ट पोजीशन को डिफेंड करते हुए नियो कांटवाद से, नियो कांटियनिज्म से इन पर्टिकुलर और इन जनरल एंटी मटीरियलिस्ट स्टैंड लेने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ ये बात रखते हुए मैंने 18th सेंचुरी मटीरियलिज्म के स्टैंड पॉइंट को रखा। मैंने लांगे जब अपनी एक लेख में हिस्ट्री ऑफ मटीरियलिज्म में ये कहता है कि मटीरियलिज्म का कुल मतलब क्या है, जो आपको चीजें जो सेंशुअसली अपीयर करती हैं, आपकी 5 इंद्रियों से चीजें जो अपीयर करती हैं वही रियलिटी वो मान लेते हैं। इस चीज को, ये जो कोट है लांगे का, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो फिनोमेना है और कुछ नहीं होता, जो आप ऑब्जर्व करते हैं वही रियलिटी होती है, उसी चीज को रियल चीज मान लेते हैं। नहीं, हम रियल चीज को रियल कहते हैं और रियल चीज इन कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व होती है। इन दोनों में कहीं पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो सिर्फ ऑब्जर्व्ड है वही रियलिटी है, जो सिर्फ ऑब्जर्व किया गया वही रियलिटी नहीं होती। लेकिन ये लांगे क्योंकि अपने नजरिए से पुट करता है, वो एक न्यू कांटियन है, इसको उलट के पेश कर देता है। इसका जवाब देते हुए वो जब होलबाक के ऊपर लिखता है तो होलबाक का खंडन करता है, लांगे और होलबाक के बारे में जो बात लिखता है। तो इसलिए लांगे का जवाब देने के लिए मैंने होलबाक को कोट किया, और मैंने इसीलिए और ऑथर्स को भी कोट किया था। तो जैसे कई लोगों को, ना तो लांगे को, ना कोनार्ड श्मिट को, ना बर्नस्टीन को मटीरियलिज्म के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो मटीरियलिस्ट पोजीशन के बारे में ऊल जलूल लिख रहे थे, इसलिए मैंने उनका आंसर किया। मैंने सिर्फ होलबाक को, मैंने लेमात्री को, हेल्वेटिस को, और सबसे ज्यादा मैंने दिदेरो को कोट किया, क्योंकि ये 18th सेंचुरी मटीरियलिज्म के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और मतलब किसी को लग रहा होगा कि मैंने क्यों कोट किया, मैंने इसीलिए कोट किया क्योंकि लांगे अटैक करता है और ये बोलता है कि जो फ्रेंच मटीरियलिज्म, जिसके बारे में मार्क्स एंगल्स बार बार लिखते हैं कि जो मटीरियलिज्म का एक फायरबाक से पहले जो होता है वो फ्रेंच मटीरियलिज्म का जो पूरा स्कूल था जहाँ पे मटीरियलिज्म डेवलप होता है, इंग्लिश से लेकर जो लॉके, बेकन और हॉब्स से आगे बढ़ता है, और फ्रेंच मटीरियलिज्म की धारा उसको आगे बढ़ाती है, जिसका शीर्ष कह सकते हैं, जिसके पिनेकल पे दिदेरो है। और वहां से आगे अगली लिंक फायरबाक है, और फायरबाक से आगे मार्क्स एंगल्स आते हैं। तो इस धारा में मटीरियलिज्म खुद अपने आप में वो 18th सेंचुरी का इपॉक था जहां पर सबसे ज्यादा मटीरियलिस्ट पोजीशन डेवलप हुई, और लांगे खुद उसको क्लासिकल मटीरियलिज्म का एक स्कूल कहता है। तो उस पर जब वो अटैक करता है, इसलिए मैंने डिफेंड करने के लिए उनको कोट किया, उसको बताया। तो पहली बात यह है कि बुग्दानोव जी, आपने इस पूरी बात को ना तो समझा, और उसके बाद आपने सीधे मुझे क्लेम कर दिया कि मैं एक होलबाकवादी हूँ। लेकिन इसमें ये सारी चीज करने के लिए, इस तरह की सोफिस्ट्री करने के लिए कुछ स्किल चाहिए होती है। जैसे हेगेल कहते थे कि एक सोफिस्ट को स्किल इन डीलिंग विद आइडियाज चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आपने गोरेन फ्लो की हरकतें तो हूबहू आपने उसकी नकल कर ली, लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है कि कैसे किया जाता है, और आप बहुत क्लमजी और बीच बीच में अचानक से बहुत फंस जाते हैं कई चीज़ों में। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा लूना चार्स्की से सीखिए। लूना चार्स्की ऐसी हरकतों में और इस तरह के सोफिस्ट्री में माहिर आदमी है, वो एलिगेंट, इसलिए उसकी आलोचना करने में भी मजा आता है। तो कहते खैर आगे बढ़े, तो इस बात को लेकर इससे आगे चलें कि आप क्यों ये करते हैं। मुझे होलबाक का डिसिपल इसलिए ही सिर्फ नहीं बनते हैं, आप ये क्या करना चाहते हैं, आप मेरे पाठकों में, अब आपके जो पाठक हैं उनकी नजरों में मुझे गिरा देना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट कर देना चाहते हैं। आप बोगदानोव क्या करता है, मार्क की एक किताब एनालिसिस ऑफ सेंसेशन के
प्रीफेस में लिखता है रशियन ट्रांसलेशन में, वो ये कहता है कि प्लेखानोव और प्लेखानोव के जितने कॉमरेड्स हैं वो तो 18वीं शताब्दी के जो 18वीं शताब्दी के विज्ञान का दर्शन था जो कि बैरन होलबाख ने जिसको प्रीच किया था, जिसने फॉर्मुलेट किया था, जो कि एक बुर्जुआ आइडियोलॉजिस्ट था, वो वो बहुत दूर था जो कहें कि एक अर्नस्ट मार्क जैसे व्यक्ति की जिसकी की मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथीज थी। अब इसमें एक दो चीजें समझिए कि तीन चीजें इसमें यूज करते हैं बोगदानोव। तीन चीज क्या कोट करता है? एक, फिलोसफी ऑफ 18th सेंचुरी नेचुरल साइंस, जो बैरन बैरन एक पद है, नोबिलिटी, नोबल, उसके नोबल होने का, उसके नोबल पद है जो बैरन होता था, तो बैरन उसको कोट करता है, जानबूझ के नाम रखता है, फिर कहता है वो बुर्जुआ आइडियोलॉजिस्ट है। एक तरफ तो प्लेखानोव है जो 18th सेंचुरी नेचुरल साइंस के फिलोसोफर बैरन होलबाख जो कि एक बुर्जुआ आइडियोलॉजिस्ट है उसको कोट कर रहा है, जो कि बहुत दूर खड़े हैं अर्नस्ट मार्क से, जो कि थोड़ा बिचुआ किस्म की, मॉडरेट किस्म की समाजवादी सिंपैथीज भी रखता है। तो कहते हैं कि यहाँ आपकी जो सच्चाई है वो पूरे नंगे तौर पर सामने आई है और आपने अपनी महान मूर्खता और महान अज्ञानता को बिल्कुल क्लियर कट सामने लेकर आ गए हैं। कहते हैं बिल्कुल बैरन होलबाख मार्क की मॉडरेट सोशल सिंपैथी से बिल्कुल बहुत दूर होगा। क्यों नहीं दूर होगा? क्योंकि उन दोनों के बीच में 150 साल का वक्त है। 150 साल का वक्त, 150 साल का वक्त है जिसकी वजह से आप होलबाख पे, जो 18वीं शताब्दी के चिंतक पे समाजवादी मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथीज की मांग करना भी अपने आप में मूर्खता है। तो इसलिए आप उस समय होलबाख से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो एक सोशलिस्ट सिंपैथीज रखे। कितना भी कहें कि आप कोई भी व्यक्ति अपने वर्ग समाज में आपके सामने जो भी दर्शन उपस्थित होते हैं वो उसके वर्ग समाज की उपज होते हैं। आप उसके अनुसार अपने हिसाब से उसको चुनते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुसार चुन सकता है, लेकिन आप ये बात कहें कि आप बोगदानोव ये क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ, ये एक तरफ मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथीज वाला मार्क खड़ा है, एक एक मध्यम किस्म की, मध्यम थोड़ा 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 मानने वाला एक लिबरल किस्म का एक व्यक्ति है जो थोड़ा सोशलिस्ट एक तरीके से लेफ्ट लिबरल टाइप का ऐसे वाला भी है, उस तरह की मानने वाला एक मार्क है, और दूसरी तरफ एक बैरन, एक बुर्जुआ आइडियोलॉजिस्ट है, इसके उसके तौर पर बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक चीज, लेकिन इसमें एक चीज ये भी आती है, अभी तक तो मैं बोगदानोव को मानता था कि वो तो अति क्रांतिकारी है, वो तो एक्सट्रीम्स में ही सोचता है। इस एक्सट्रीम जैसे व्यक्ति को मॉडरेट सिंपैथीज तक पहुंचना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि वो कैसे कैसे आदमी इतना भयानक अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है कि वो अपने सारे एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी आइडियाज को त्याग कर सीधे कहीं मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथीज का भी समर्थन कर सकता है। खैर, मैं भूल गया था कि मार्क्स ये मार्क्सिस्ट नहीं है, ये क्रिटिक ऑफ मार्क्स है, इस वजह से ये सब ये कर सकते हैं। और ये बात भी समझनी चाहिए क्योंकि बोगदानोव ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से शुरुआत नहीं की, इसलिए उनका अंत ऐसा ही होना था। ये बात मतलब इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं जब आप भौतिकवाद से शुरुआत नहीं करते तब आप समाजवाद पर पहुंचते भी नहीं। आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से शुरुआत करेंगे तभी आप साइंटिफिक सोशलिज्म तक पहुंचेंगे। जब आप ए बोलते हैं तब आपको बी भी बोलना पड़ेगा। फिर ये बात मतलब ये बोगदानोव का लॉजिक पूरा इसमें करते हैं कि बोगदानोव क्योंकि डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट नहीं है, इंपीरियो मोनिज्म है, इसीलिए मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथीज तक ही पहुंचेंगे, लिबरल स्टैंड पॉइंट तक ही पहुंचेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट पोजीशन ही आपको कम्युनिस्ट पोजीशन तक पहुंचा सकती है। होलबाख पे हम लोगों ने बात कर ली ना सुप्रीत, होलबाख एक फ्रेंच मटेरियलिस्ट थे, अभी और बातचीत आएगी, उसको ही और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फ्रेंच मटेरियलिस्ट जो पूरी एक धारा थी फ्रेंच मटेरियलिस्ट्स की, जिन्होंने के जो इनलाइटनमेंट के दौर में जिन्होंने तर्कणा को, रीजन को अपना आधार बनाया और बास्टील की जेल गए, उन्होंने उन तर्कों को रखा। वो थर्ड एस्टेट के फिलोसोफर्स थे,
थर्ड एस्टेट जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो पूरा आधार तैयार हुआ था, उसके एक क्रांतिकारी दार्शनिकों में से एक होलबाक थे, लिमात्री थे, प्रीस्टली थे, दिदेरो थे, उनमें से एक होलबाक थे। हाँ मतलब मैंने अभी देखा। तो एक ये बात के फिर अब यहाँ से आते हैं कि चलिए ये ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज ये कि इन्होंने होलबाक को बैरन कहा, ये भी एक स्पेशल चीज है। आपने अपने पाठकों को क्यों होलबाक के बैरोनियल स्टेटस की याद दिलाई? आपने इसलिए तो नहीं किया होगा क्योंकि आपको टाइटल, लोगों के टाइटल याद दिलाने अच्छे लगते हैं। आप इसलिए आपने किया क्योंकि आप हम पर कमेंट करना चाहते थे, टॉन्ट करना चाह रहे थे, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के डिफेंडर्स को कह रहे थे कि देखिए ये लोग जो अपने आप को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के डिफेंडर बताते हैं, ये असल में बैरन के चेले हैं। एक बैरन के, एक नोबल, जो नोबल एक पद था उस समय का, जैसे महाराज कोई हो, कोई इस तरह का के वो उसका, उसके पद की याद दिलाता है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आप एक सांड से दो बार खाल नहीं निकाल सकते, आप एक बुल से दो स्किन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप एक तरफ तो होलबाक को बैरन बताते हैं, दूसरी तरफ ये बताते हैं कि वो प्योरेस्ट आइडियोलॉजिस्ट ऑफ बुर्जुआजी है। तो बैरोनियल टाइटल का तो कोई मतलब नहीं है। और यहां पर एक चीज वो कहते हैं कि फिलॉसफी में जो उसका किसी व्यक्ति का उसके टाइटल से उसके सोशियोलॉजिकली जो आता है उससे चीजें नहीं तय होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक बात सोचने की बात है, जो बात फिलॉसफी के एरिना में प्लेखानोव कह रहे थे वो कला के एरिना में नहीं कह रहे थे। कला के एरिना में प्लेखानोव दूसरी बात कहते हैं, वहां पर वो लोगों के सोशियोलॉजिकल स्टेटस से या उनके क्लास पोजीशन से तय करते हैं कि उसकी आर्ट क्या है। यही बात लेनिन और प्लेखानोव में भी फर्क है। जैसे लेनिन तोल्स्टॉय को तोल्स्टॉय के फ्यूडल लॉर्ड होने की वजह से उनके लेखन को तय नहीं करता, वहां से ही वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल आता है। वो बताते हैं कि उनको उनके लेखन पर और उनकी कला के आधार पर देखा जाना चाहिए, और एक कलाकार जो कला रचता है वो कई बार उससे मुक्त हो जाता है, वो अपने, वो खुद अपने विचारों से मुक्त हो जाता है। जैसा मार्क्स एंगल्स ने कहा था बाल्जाक के बारे में, बाल्जाक खुद लेजिटिमिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उपन्यास, उनके राजनीतिक, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग जाकर समर्थक थे क्रांतिकारी परिवर्तन के। यानी कि कलाकार जब सच्चाई को दिखाता है तो उसके रियलिटी के कॉन्ट्रडिक्शंस उसके आर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक हद तक बात वो फिलॉसफी के लिए ठीक कहते हैं कि उसका बैरोनियल स्टेटस का कोई अर्थ नहीं है, उसकी फिलॉसफी की पोजीशन क्या है उससे। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ असल सवाल ये है कि उसकी फिलॉसफी ने क्या रोल प्ले किया। और वो कहते हैं कि उस समय की फिलॉसफी ने सुप्रीमली रिवोल्यूशनरी रोल अदा किया था। और आपको ये बात पढ़नी चाहिए, एंगल्स से जानना चाहिए। एंगल्स ने कहा था लुडविग फायरबाख ने कि ये जो फ्रेंच थे वो सारे ऑफिशियल जितना भी जितना भी विज्ञान तथाकथित अकादमिक जगत में और दर्शन पढ़ाया जाता था, चर्च जो था उसके खिलाफ खुली बगावत कर रहे थे, राज्य सत्ता के खिलाफ खुली बगावत कर रहे थे। उनके लेख जो थे, उनके लेख विदेशों में छपते थे, हॉलैंड में, इंग्लैंड में बाहर से लेकर आते थे, और वो लगातार जेल का सामना, बास्टील की जेल का वो सामना कर रहे थे। और उन्होंने जो लिखा उसके लिए गोलियां तक खाई, जेल तक भी गए, और वो बगावती क्रांतिकारी थे। लेकिन यानी कि वही हाउलबाक जो भी हैं वो उस समय के मटीरियलिस्ट थे, और वो सारे लोग भी क्रांतिकारी थे। और दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि होलबाक इन जनरल सारे फ्रांसीसी भौतिकवादियों की तरह बुर्जुआ विचारक से ज्यादा थर्ड एस्टेट के विचारक थे। थर्ड एस्टेट यानी कि जो बुर्जुआजी ने ये बोला कि जो पूरे थर्ड एस्टेट, जो बुर्जुआजी और अन्य जितने भी वर्ग मौजूद थे, जो किसान, गरीब किसान, जो उस समय के जितने भी दमित वर्ग थे, उन सब का प्रतिनिधित्व टोटालिटी में कर रहे थे होलबाक और उस समय के सारे लोग। और वो पूरा उस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को दिखाते हैं। और खुद मटीरियलिस्ट भी, जो पूरा थर्ड एस्टेट की, अगर कहें कि जो उसका आइडियोलॉजिकल,
उसकी विचारधारात्मक सेना थी, उसका वामपंथी हिस्सा, उसका लेफ्ट विंग जो था, वो मटीरियलिस्ट बनते थे, जो पूरे थर्ड स्टेट की आइडियोलॉजिकल आर्मी थी। और जब थर्ड स्टेट टूटा, बिखरा, क्योंकि बुर्जुआजी, एक तरफ बुर्जुआ इमर्ज हुआ, एक तरफ प्रोलेटेरिएट इमर्ज हुआ, क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई, बुर्जुआजी तो सत्ता, उसके हाथ में सत्ता आई, वो सत्ता के साथ मिल गया, उसके पास पहुंचा, मजदूर वर्ग की जिंदगी की हालात वही रही। तो उसी समय मटीरियलिस्ट पोजीशन प्रोलेटेरियन आइडियोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया और मटीरियलिस्ट बने, और दूसरा धड़ा दूसरी तरफ चला गया। तो मटीरियलिज्म प्रिसाइसली बेसिस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का। यही बात मार्क्स ने होली फैमिली में कही थी कि आपको इस बात को समझने के लिए बहुत चीज़ें, उसके लिए नहीं है कि लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें, उसके हर चीज़ कैसे, जो मटीरियलिस्ट पोजीशन होती है, मटीरियलिस्ट पोजीशन कैसे चीज़ों को समझाती है, हर एक चीज़ के बारे में दुनिया का जो व्याख्या करती है, उस दुनिया के व्याख्या से ये बहुत क्लियर कट हो जाता है, जो व्यक्ति भौतिकवादी पोजीशन पे पहुंचता है वही कम्युनिज्म और सोशलिज्म पर पहुंचता है। वो ये भी कहते हैं कि जो मैंडविल थे, जो कि एक तरह से परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जिस किस्म से एडम स्मिथ बात करते हैं, उसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि वास्तव में जो इस तरह के वाइसेस होते हैं जो लोग अपने लिए करना चाहते हैं, वो पब्लिक गुड्स में तब्दील हो सकते हैं। वो लोके के फॉलोअर थे, वो मटीरियलिस्ट फॉलोअर थे, उनके अंदर भी एक सोशलिस्ट टेंडेंसीज मौजूद थी। यानी कि ये सोशलिस्ट टेंडेंसीज जो थी, वो सोशलिस्ट टेंडेंसीज अपने आप में, जब आप मटीरियलिस्ट पोजीशन लेते हैं तो वहां से एक सोशलिज्म की तरफ आप, उसके बीच में एक सीधे एक नाता है। लेकिन हाँ, इस बात को समझने के लिए कुछ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ये इंटेलिजेंस हो सकता है कि इम्पीरियो मोनिज्म मानने वाले लोगों के बीच में ना हो, उन सपोर्टर्स के बीच में ना हो, जो कि हर दर्शन को गले लगा लेते हैं और उसके बाद भी अपने आप को सोशलिस्ट बोलते रहते हैं। वो सोशलिज्म तो खुद को बोलते रहते हैं, जैसे मार्क ने भी अपने आप को सोशलिस्ट, मॉडरेट सोशलिस्ट सिंपैथाइज करने वाले व्यक्ति के तौर पर बोला, लेकिन वो मटीरियलिस्ट नहीं था। लेकिन मटीरियलिज्म और सोशलिज्म के बीच में एक नेसेसरी कनेक्शन है। और ये बात इसीलिए कि जैसे ये जो पूरा जो बात हुई कि फ्रेंच मटीरियलिज्म की धारा, जो कि थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थी, उसका हिस्सा टूटा और वो प्रोलेटेरिएट उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको रखता है, उसको आगे रखने का काम करता है, सारी चीज़ें करता है। और ये भी बताते हैं कि मतलब इस पूरे उसमें कि आपका पूरा जो सोच है वो पूरी तरीके से मटीरियलिज्म के बारे में वो मार्क्स एंगल्स से अलग है। एंगल्स ने एक और जगह ये कहा था कि जो सामाजिक जनवादी मजदूर, जो कि समाजवाद के कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं, वो अब ज्यादातर लोग ईश्वर से और धर्म से आगे बढ़कर भौतिकवादियों की तरह सोच रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं एक जगह के सारी चीज के अंदर, मतलब हम अभी हमें जरूरत है, वही मतलब वो ये बात कहते हैं कि अभी ये बहुत जरूरी है कि हम भौतिकवादी फ्रांसीसी भौतिकवादियों के विचारों को मजदूरों के बीच में स्प्रेड करें। ये एक सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा का एक टास्क है। यानी कि ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा का भी एक टास्क बनता है कि हम लोगों को ये लेना चाहिए कि हम लोग बड़े स्तर पर फ्रेंच मटीरियलिस्ट लिटरेचर को खास तौर पर फैलाने का काम करें, मजदूरों के बीच में लेके जाएं, उसको ठीक से स्प्रेड करें। यानी कि ये बात, जिस बात के ऊपर बोगदानोव ने कमेंट किया कि आप तो होलबाखवादी हैं, ये बैरन था, ये फिलोसफी ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ 18th सेंचुरी मानने वाला था, उसके ऊपर था, ये सारी चीज बात कमेंट करते, उसी एंगल्स ने, मार्क्स ने इनके विचारों को आगे फैलाने का कहा। तो आप जिसको प्योरेस्ट आइडियोलॉजिस्ट ऑफ बुर्जुआजी कह रहे हैं, फिलोसफी ऑफ 18th सेंचुरी नेचुरल साइंस कह रहे हैं, उन्हीं के विचारों को फ्रेंच वर्कर्स के बीच में, जो कि मटीरियलिस्ट नहीं बने, उनके बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम ये टास्क लेते हैं, हम तो रशियन प्रोलेटेरिएट के बीच में भी ये टास्क लेते हैं कि हम लोग इन विचारों को लेकर जाएंगे, ये हमारा एक टास्क बनता है। और प्लेखनो बताते हैं कि ये टास्क हम लोगों ने लिया भी था, लेकिन हम लोग वो ले नहीं पाए थे। और आजकल रशिया की एक कहें कि त्रासदी ये है कि आजकल यहाँ पर एक मार्केट जो पैदा हुआ है, वो तमाम कंटेम्प्रेरी जो फिलोसफीज हैं उसका भयानक मार्केट यहाँ पर पैदा हुआ है। जैसे कहें कि पॉपर्स ब्रॉथ ऑफ इक्लेक्टिसिज्म जो है, जिसको कह सकते हैं कि एक गरीब की खिचड़ी है सार संघवाद की, जिसमें सारे दर्शन मिले हुए। और आजकल हम कह सकते हैं पोस्ट मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तमाम समर्थक जितने भी विचारक हैं उस लोग में। और ये एक पूरा एक है कि तमाम इस तरह के
ये सारी चीजें फैली हुई हैं, और ये कहते हैं कि ये वास्तव में हमारे देश के लिए एक बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति है कि लोग जनता के बीच में मटीरियलिज्म और मटीरियलिज्म के आइडियाज ठीक से स्प्रेड नहीं हुए। जब तक ये नहीं होंगे, लोगों के सर पर एक चुटिया रहेगी कंजर्वेटिविज्म की, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़कर उनका जो ऐतिहासिक कार्यभार है क्रांतिकारी उभार के लिए ये जरूरी है इसको त्याग देना। और जो खास तौर पर कहें कि पूरे रशियन थिंकिंग में भी इस तरह के विचार हावी हैं, तो ये बात एक तरह से बड़ी कहें कि ये त्रासद बात है, जिसके ऊपर ये उल्टा बुगदानोव दूसरी किस्म की बातचीत कर रहे हैं। ये त्रासद बात है। फिर कहते हैं कि ये बात इसलिए भी हमें ये समझनी चाहिए, जैसे ये जो पूरा कैसे हुआ फ्रेंच मटीरियलिज्म, और ये जो इसके बारे में ही बातचीत करते हुए फिर आगे जारी रखते हैं कि एक 18वीं शताब्दी का जो पूरा जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो मूवमेंट था, फ्रेंच मूवमेंट जो पैदा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का आंदोलन पैदा हुआ, उसका एक गद्दार था हार्प नाम से। उसने एक किताब निकाली थी, जिस किताब में उसने हेल्वेटियस की आलोचना रखी थी, यानी कि वो बेसिकली एक मटीरियलिस्ट पोजीशन का क्रिटिक लिखा था। वो खुद ये बात स्वीकार करता है कि क्रांतिकारी दौर से पहले उसकी किताब आम जनता में बिल्कुल भी, उसकी किताब का प्रचार प्रसार नहीं था, उसकी किताब बिल्कुल भी बिक नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही क्रांति के बाद उसकी क्रांति हो गई, तो उसकी किताब का तेजी से विचार होना शुरू हो गया। यानी कि उसकी एंटी मटीरियलिज्म के विचार को बहुत जल्दी से बुर्जुआजी ने, जो रूलिंग क्लास के तौर पर स्टैब्लिश हुआ था, उसने उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया उस विचार को। भले ही उसको जब तक उस ओल्ड रेजिम को उखाड़ फेंकने की जरूरत थी, तब तक उसको मटीरियलिस्ट आइडियाज और उस विचार की जरूरत थी। जब क्रांति हो गई तो उसने तुरंत ही मटीरियलिज्म के डॉक्ट्राइन को स्प्रेड करने से उसको रोकने के तौर तरीके निकाले कि किस तरह से किया जाए। और ये उसका अपने आप को एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उस मटीरियलिज्म का वाहक या वो जिस वर्ग का दर्शन है, वो अब प्रोलेटेरियत क्लास का दर्शन है, और वो खुद उसके रूल के लिए खतरनाक। और उसको ये समझ में आ गया था बुर्जुआ क्लास को कि अब ये जिस क्लास की थ्योरी बनेगी, वो क्लास की थ्योरी और किसी क्लास की थ्योरी नहीं बनेगी, वो मटीरियलिस्ट जो डॉक्ट्राइन है वो एक रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन है, और वो सीधे प्रोलेटेरियत क्लास को सर्व करती है। इसी बात को एंगल्स भी मेंशन करते हैं सोशलिज्म साइंटिफिक यूटोपियन के इंग्लिश इंट्रोडक्शन में, जो 1892 में उन्होंने लिखा था। उसमें ये लिखते हुए ये बताते हैं कि कैसे पूरा जो ब्रिटिश बुर्जुआजी है, वो एक लंबे समय से वहां पर ब्रिटिश बुर्जुआजी ने, जबकि मटीरियलिज्म बर्थ प्लेस रहा है, मॉडर्न मटीरियलिज्म जो है वो बर्थ प्लेस वो ब्रिटेन रहा है उसका। लॉके, हॉब्स, ये जो रहे हैं बेकन, ये तीनों बड़े मटीरियलिस्ट थिंकर इंग्लिश थिंकर्स हैं, ब्रिटिश थिंकर्स हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ से ये जो खुद थे, ये खुद अपने आप में एरिस्टोक्रेट्स थे, ये नोबिलिटी के समर्थक थे, ये खुद नोबल थे। मटीरियलिज्म पहली बार अपने रेवोल्यूशनरी तेवर को इख्तियार करता है फ्रेंच फिलोसोफर्स के रूप में, फ्रेंच मटीरियलिज्म के रूप में सारी चीज़ें। और ये एक एरिस्टोक्रेटिक डॉक्ट्राइन थी पहले तो इंग्लैंड में, लेकिन फ्रांस में जाकर ये एक रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन हो गई। और जब क्रांति टूट पड़ी, तो एकदम से इंग्लिश एक तरह से कहें कि वो डॉक्ट्राइन जो इंग्लिश रॉयलिस्ट की डॉक्ट्राइन थी, वो फ्रांसीसी रिपब्लिकन्स और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का सैद्धांतिक झंडा बन गई, थ्योरेटिकल फ्लैग बन गई, जो कि अपने आप में डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन में भी जिसके बारे में लिखा हुआ। क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति का एक तरह से उसका एम्बलम बन गई, उसका क्रीड बन गई, इस वजह से इंग्लिश बुर्जुआजी ने और ज्यादा धर्म से चिपकना शुरू कर दिया। उसको ये समझ में आ गया, जो रेन ऑफ टेरर जो पूरा दौर बीता था 1793 से 1795 का, उस दौर में जहाँ पे बुर्जुआजी ने ही गिलोटीन का, बड़े लोगों ने ही अपने सर पर गिलोटीन का वो देखा था, और ये देखा था क्रांतिकारी आंदोलन ज्यादा आगे बढ़ता है तो वो भयानक हो सकता है और वो काफी खतरनाक हो सकता है खुद उसके रूल के लिए।
उसको ये लगा कि जितना ज़्यादा मटीरियलिज्म आगे पहुंचेगा, इससे बचने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और उसने और ज़्यादा, सारे ही लोगों ने, जितने भी जर्मन बुर्जुआजी से लेकर इंग्लिश बुर्जुआजी से लेकर फ्रेंच बुर्जुआजी ने और ज़्यादा इसको कहें कि इसके करीब ही अपनी बनानी शुरू कर दी, कि वो इसमें ही और ज़्यादा धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। वो एंगल्स कहें कि एंगल्स बताते हैं कि उसने जाकर चर्च में जाकर घंटा बजाना शुरू कर दिया, उसने यज्ञ का आयोजन करना शुरू कर दिया, फ्रांसीसी यज्ञ जिस भी किस्म का होता होगा। उसको ये समझ में आ गया कि ये खतरा है मटीरियलिज्म का, एक ज़्यादा एक डेंजरस ट्रेंड है, इसलिए रिलीजन को जिंदा रखने की ज़रूरत है और रिलीजन को और ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। तो इसको रिलीजन को और ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है। इसके साथ बस एक बात जोड़ते हैं, प्लेखानोव बात जोड़ते हैं कि धर्म के साथ साथ आज के दौर में, खासतौर पर 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी जिसमें प्रवेश कर रहे थे उस वक्त में, वो ये कहते हैं कि इस समय कांटवाद का, रिटर्न टू कांट का एक नारा प्रिवेल किया है। न्यू कांटियनिज्म के फिलोसफिकल ट्रेंड प्रिवेल कर रहे हैं। ये फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म के नाम पर जो मार्क्स के क्रिटिक्स पैदा हुए हैं, ये और ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ये तमाम लोग, बहुत सारे लोग, बुर्जुआजी है वो इसको बोलती है कि देखिए कितना ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो बता रहे देखिए मार्क्सिज्म पर तो काफ़ी क्रिटिक हो रहा है, और ये दर्शन का तो, ये दर्शन तो अब खत्म हो चुका है। और हम लोग भी देखते ही हैं बार बार, एंड ऑफ हिस्ट्री, मार्क्सिज्म तो एक ख़त्म हो चुका हुआ प्रोजेक्ट है। ये बात रह रह कर बुर्जुआजी दोहराता रहता है। जितना उसका आर्थिक संकट से घबराता है, क्रांति से घबराता है, उतना ज़्यादा वो बोलता है कि मार्क्सिज्म तो डेड है, मार्क्सिज्म तो खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हुआ, फुकुयामा ने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री है। अभी अ, कुछ साल पहले वो आकर बोलता है कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा माओइज्म से है। जब एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स होने पर बोल दिया कि अब लिबरल रिपब्लिक मॉडल से उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, तो माओइज्म सबसे बड़ा खतरा क्यों है दुनिया को? ये बात वो बार बार कहते हुए भी वो मटीरियलिज्म और उससे इतना घबराए रहते हैं, डरते रहते हैं, इसलिए ही इतने तरह अपने पूरे एकेडमिक मशीनरी से एंटी मार्क्सिस्ट ट्रेंड्स को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल कराना, ये सारी चीज़ें करना उसको करते हैं। और ये रिएक्शन प्रिसाइसली किस वजह से है? ये रिएक्शन जो बुर्जुआजी का रिएक्शन है, इसलिए है क्योंकि रेवोल्यूशनरी प्रोलेटेरियत क्लास मौजूद है। वो रेवोल्यूशनरी प्रोलेटेरियत क्लास जो मटीरियलिस्ट फिलॉसफी को अपनाकर उसको उसके ज़रिए इस पूरे दुनिया को बदलने का एक रास्ता देखता है, और हम लोग खुले तौर पर उसका पक्ष लेते हैं। हमारा पक्ष उस दर्शन के पक्ष में, और हम उस वर्ग के विचारक हैं, इस तौर पर हम लोग मटीरियलिज्म का पक्ष लेते हैं, लेकिन आप वो पक्ष नहीं ले सकते। यहाँ पर हम लोग आज के सेशन को क्लोज कर सकते हैं, बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। इससे चिट्ठी का छोटा सा हिस्सा बचा है, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। अभी कोई सवाल हो, कोई बातचीत हो, आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो वो रख सकते हैं, या कोई बात जोड़नी हो अपनी तरफ से। मेरा क्वेश्चन वुड नॉट, मतलब एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर एक इंसान, अगर इन्होंने जैसे वो जो लेटर लिखा उनको, एंड देन why if he has given all the answers कि हाँ ठीक है, this is the significance, and उनको specifically, एक तरीके से तो ये तो reactionary answer ही हुआ ना, जब आपने एक letter लिख दिया है and then you had to describe it to the people and you have to distribute it to the people thinking that कि ये letter तो लिखा गया है completely acknowledging it, but again at the same time answering you कि जो आपका reason है या आप जिस base पे hatred फैला रहे हो वो चीज़ गलत है। like I'm just you know you getting my point right कि मतलब एक तरीके के, don't you think कि this is kind of reaction तरीके से आया है ये लेनिन की तरफ से?
सोचना पड़ेगा इस पर तो। पहली बात मतलब ये प्लेखानोव ने लिखा है, लेनिन ने नहीं। दूसरी बात, मसला गेस इसका प्लेखानोव ने लिखा है, गॉट इट। मतलब ऑफ कोर्स बोल्शेविक और प्लेखानोव के बीच की ये बातें हो रही है, गॉट इट। एंड दे मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली तरीके से आई वुड मतलब जो बहुत ही माइन्यूट तरीके से यू हैव मेड इट डिस्क्राइब्ड इट ऑल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब इसकी ज़रूरत थी, मतलब उस लेटर्स को डिफाइन करने की या उनका आंसर की तरफ आंसर देना किसी चीज़ का। सपोज जैसे फॉर टुडेज वर्ल्ड में अगर मैं इसको आज की जनरेशन, आज का जो करंट सिनेरियो को उसकी तरफ अगर मैं मिला के देखना चाहूँ, तो वही चीज़ है ना कि मतलब देर आर मेनी रिएक्शनरी लेटर्स विच माइट कैन कम कि आपने ये नहीं सोचा, मेरा सेम थिंकिंग था, बट देन मैं भी तो ये करना चाहता था, बट देन उन्होंने उनका आंसर की तरफ में ये दे दिया और सबको दिखाया कि हाँ मैं आंसर दे सकता हूँ, पर उनको प्रूव करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले चीज इसलिए ही क्वेश्चन ये है कि जैसे दो तीन टर्मिनोलॉजी, मुझे लगता है कि पहले टर्मिनोलॉजी के कई कंफ्यूजन्स हैं। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शनरी क्या होता है? क्योंकि जैसे हम किसी भी चीज़ को कोई जवाब दे रहा है और जवाब में तीखापन है, जवाब का तीखापन और जवाब देने से कोई रिएक्शनरी नहीं हो जाता है। प्रोग्रेस और रिएक्शन इससे तय होता है, कोई प्रोग्रेसिव है या रिएक्शनरी इससे तय होता है कि इतिहास की धारा जिस रास्ते जा रही होती है वो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है या उसको पीछे ले जाने का काम कर रहा है। जो रूलिंग क्लास के आइडियाज को समर्थन दे वो रिएक्शनरी है, चाहे वो चुप ही खड़ा रहे, चाहे वो कुछ करना ना तय करे, वो भी असल में रिएक्शनरी पोजीशन पे ही खड़ा होता है। प्रोग्रेसिव वो है जो इतिहास की जो धारा है उसका रास्ता तय करता है। वो तय करता है कि इस दुनिया में एक तरफ गरीबी है, एक तरफ आंसुओं का महासमंदर है, और दूसरी तरफ अय्याशी की मीनारें हैं। जो अय्याशी की मीनारों को जस्टिफाई करने वाले दर्शन हैं, उन दर्शन के ऊपर जवाब देना और उसकी धज्जियां उड़ा देना तो ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो लोग बने हुए हैं, जो कुछ लोग इस दुनिया में रूल कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको बनाए हुए हैं, उस ढांचे को बनाए हुए हैं, उस तौर तरीके को बनाए हुए हैं, उसी को कोई व्यक्ति दर्शन के तौर पर जस्टिफाई करता है। जैसे यह कहना कि कुछ लोग गुलाम पैदा होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, यह बात जब एक जब प्लेटो कहते हैं तो असल में वो स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, या उसके जवाब में कोई कहे कि नहीं यह ठीक नहीं है, स्लेवरी का अबॉलिशन होना चाहिए। तो ये मसला किसी कोई भी जब मसला बहस होती है, किसी विचारों की बहस होती है, तो विचारों की बहस भी असल में इस दुनिया के अंदर जो आ, दो हिस्से मौजूद हैं, दो धड़े मौजूद हैं, जो क्लासेस मौजूद हैं, उनके बीच का ही संघर्ष है, विचारों का संघर्ष भी। तो मसला तो रिएक्शनरी होना ना होना इससे तय होता है कि आपकी क्लास पोजीशन क्या है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मसलन गांधी ने लिखा, भगत सिंह की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा, बम की पूजा। जब उन्होंने, उनके साथियों ने अंग्रेजों को लूटा, चोरी चोरा कांड उस समय लिखा, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अहिंसा होनी चाहिए और ये बम की पूजा कर रहे हैं आप लोग। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, बम का दर्शन। और बम के दर्शन से ये बताया कि क्यों हम ये कर रहे हैं। हमारा देश गुलाम है, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ है और हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जस्टिफाइड है। वैसे तो गांधी की अहिंसा की थ्योरी भी गलत हो जाती है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ वो अहिंसा का अपना सत्याग्रह करते हैं, या उनको, क्योंकि गांधी की डेफिनेशन ही यही है कि किसी को किसी की मर्जी के खिलाफ उसका कार्य करने पर मजबूर करना ही हिंसा है। तो हिंसा तो गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो क्रिटिक करना, जवाब देना, बहस करना तो परंपरा ही रही है। मतलब मैं कहूँ कि इंसान अगर है तो इंसान अपनी बात रखता है और अपनी बात का जवाब देता है। इस बात से कोई रिएक्शनरी नहीं हो जाता। रिएक्शनरी
होना या रिएक्शनरी ना होना तो इससे तय होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो किन विचारों को रख रहा है। तो उन्होंने उनको एज एन आइडियलिस्ट भी तो एक्सेप्ट करा है ना। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है आइडियलिज्म का मतलब एक बार समझना होगा। आइडियलिज्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो आदर्श इंसान है। आइडियलिस्ट का ऑफ मतलब कोर्स। ये है, आदर्श आइडियलिस्ट का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि पहले स्पिरिट है और उसके बाद नेचर है। यानी कि एक आइडिया था पहले, एक कोई गॉड था पहले, और उसके बाद उसने दुनिया को क्रिएट किया। मटीरियलिस्ट पोजीशन इसके बरक्स ये है कि पहले यूनिवर्स में नेब्यूला था, नेब्यूला से सन बना, सन से अर्थ बनी, अर्थ पर केमिकल एवोल्यूशन हुआ, केमिकल एवोल्यूशन में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूरल नेटवर्क बना, न्यूरल नेटवर्क में ब्रेन डेवलप हुआ, ब्रेन में कॉन्शियसनेस पैदा हुई, उसके एवोल्यूशन के बाद प्राइमेट्स बने, प्राइमेट से मैन बना जिसने लेबर के जरिए समाज को एक सामाजिक व्यवस्था जन्मी, उसने अपने दुनिया में रास्ता किया। तो चेतना का पैदा होना, सोचने की कैपेसिटी का पैदा होना, इस जो चीजें सामने हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं उस मटीरियलिस्ट उससे होता है। आइडियलिस्ट कहने का यही मतलब है जो इसको पूरा उलट दे, वो ये कहे कि नहीं, पहले कॉन्शियसनेस है और उसके बाद मटीरियल वर्ल्ड है। और ये आइडियलिज्म अपने आप में सारे धर्म की और सारी रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि वो ये मानती है कि जो चीज़ें बनी हैं या सब कुछ हैं, वो सब कुछ जो आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही हैं, वो एक ईश्वर के द्वारा बनी हुई है या किसी एब्सोल्यूट आइडिया ने बनाई हुई है। और वो एब्सोल्यूट आइडिया का एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है जो आप देख रहे हैं। जो कुछ भी है जगत मिथ्या, जिस तरह से बात एक एक जगत मिथ्या भी हो सकती है, या जगत ये है ही, लेकिन जगत में जो कुछ भी है या उसी उसी निरपेक्ष विचार का रूप है जो आपकी आंखों के सामने है। इस रूप में ये दर्शन की एक श्रेणी है, ये एक फिलोसफिकल एक स्कूल है, स्कूल ऑफ फिलोसफी है। यहाँ पे उनको आदर्शवादी उस सेंस में नहीं कहते। ओके ओके, वी गॉट इट। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं और अगले सेशन में हम लोग शुरू कर सकते हैं फिर से यहीं से बात। सेकंड चैप्टर जो इसका सेकंड लेटर है वो और ज़्यादा बात को खोलेगा। ये तो एक प्रेजेंटेशन था और ज़्यादा पॉलिमिकल स्टाइल में जवाब दिया है बुगदानोव को। सेकंड लेटर में हम लोग और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को यहाँ पर छूते हुए एक तरीके से कुछ अभी अपना स्टार्ट करते हुए कुछ चीज़ों को मानकर एक एक चीज़ रख रहे हैं। सेकंड जो शुरू होगी बातचीत उसमें और ज़्यादा खोलते हुए बातचीत करते जाएंगे, तो हम लोग वो उस समय और बातचीत कर पाएंगे। अभी हम लोग आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।